ठीक है, ये अभी कटवाने हैं, अभी वैसे मैंने कटिंग नहीं करवाई, वैसे इसमें हो गए हैं। चलें कोई नहीं, कह रही है इसमें आवाज जिनकी नहीं आ रही इसमें। ठीक है, ठीक हो गया। चलें सबसे पहले हम जो है वो हमने सेशन की अनाउंसमेंट की थी एफपीएससी के हवाले से, जो था इसमें भी अनाउंसमेंट थी कि एक जो फेज 3 है, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं या वैसे इसमें करने चाह रहे हैं, तो ये सारे पेपर हमारे होंगे फेज 3 में। और फेज 3 जो है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई, ये मिड जुलाई या लेट जुलाई में होगा। जरा ये मैसेज कर दें कि ये माइक पे क्लिक करके अनम्यूट कर लें या इस पे जो है वो कनेक्ट कर लें, कोई भी एक मैसेज कर दे। जिनका कनेक्ट नहीं हो रहा उसमें मैसेज कर दें तो उनका कनेक्ट हो जाएगा। अगेन ज्वाइन कर लें या फिर उसके ऊपर क्लिक कर लें माइक के ऊपर, इस तरह से एक मैसेज कर दें तो ये हो जाएगा। तो ये लेट जुलाई या फिर मिड जुलाई, मतलब 15 जुलाई के बाद बाद ये एग्जाम होने हैं, जितना भी फेज है। और इसमें पॉसिबिलिटी है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 2022 की भी शामिल हो। ठीक है, वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हैं? ठीक है। तो ये जो है इंशाल्लाह जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीक में, तो ये कंफर्म भी हो जाएगा। तो ये आपको मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ। इस पे असल में अभी हम इतने यूज टू टेक्नोलॉजी से हैं नहीं, हमें भी सीखना ही पड़ती हैं ये चीजें। तो ये इसमें सेशन है, इसको हम मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये मेनली इसके डेमो क्लासेस हमने स्टार्ट की थी 5 डेज की, आज हमारा लास्ट डे है। और इंशाल्लाह मंडे से हम प्रॉपर जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस डेमो देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल है। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। पिछले 3 दिन से मुसलसल ये मैसेज मुझे आ रहा है, और लगभग को 50 से ज्यादा ने तो क्लियर कट यही बात की है। कुछ जस्ट जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल यूनस के लिए तो जाहिर सी बात है, उसकी मेहनत है। और ये मैसेज क्लियर कट था कि हम छोड़ दें तैयारी, हमारे नंबर जो हैं वो 25 बन रहे हैं, 24 बन रहे हैं, 26 बन रहे हैं। तो हमें तैयारी करनी। आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि न्यू फार्मूला को देख के आप में से कोई सोच रहा हो कि इसमें तो अब कोई फायदा नहीं है, हमारे 25-26 बन रहे हैं, और जो है वो लास्ट पे अनम्यूट करेंगे इसमें, या इसमें थोड़ी देर तक अनम्यूट करते हैं ताकि फिर आपके भी जो है वो व्यूज लेंगे, फिर ये भी सारे इसमें देखेंगे। चलें 20 बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं, वालेकुम सलाम। ये अभी जो है क्वेश्चन आपके लेते हैं, पहले एक बार मैं बात कर लूँ। सबसे पहली बात ये कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन रखने का मुझे हक है, आप सबको हक है। और इसमें जो आपका ओपिनियन है मैं उससे डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप एक्सेप्ट करें, अगर ना आए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, चलें जी, ये फार्मूले वाली भी बात कर लेते हैं। किसी को पुराने फार्मूले का पता है कि वो क्या था? चलो न्यू की तो सारे ही बात कर रहे हैं, फिर इस फार्मूला जो क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगहों पे, ये है न्यू फार्मूला। अब इन्होंने कहा जी इसमें 5 जो है वो मैट्रिक के नंबर हैं, 7 जो है वो इंटरमीडिएट के हैं, और 28 जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम हो रहा है तो 28 हैं, और अगर मास्टर लेवल पे हो रहा है तो 11 जो है वो हो जाएंगे ग्रेजुएशन के, और 17 हो जाएंगे मास्टर के। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, अगर किसी के 600 मार्क्स हैं आउट ऑफ 800 हम ले लें, इसमें कोई इजी सा कर लें, या इसमें कोई और कैलकुलेट कर ले, एग्जैक्टली इसमें कर लेते हैं। 600 मार्क्स हैं, 6 भी नहीं करते इसमें हम, 525 नंबर है, मतलब बहुत लो हो गया, और 1050 टोटल है। तो 1/2 जो है वो 0.5, और मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 2.5 उसके नंबर कैलकुलेट हो गए एग्जाम में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो प्रीवियस फार्मूला है उसका पता था, या अभी भी पता है उनको? अगर कोई आप में से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इसको, इसी तरह से जो है वो इंटरमीडिएट के, इसी तरह से ग्रेजुएशन के, इसी तरह से मास्टर के।
ठीक है, आप में से किसी ने सीटीआई की जॉब की है या कोई कर रहा हो? ठीक है, उसमें भी यही कैलकुलेशन होती है। इंटरव्यू के नंबर कितने होते हैं शहजाद? 5। जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो वो जॉब उसको मिल जाती है, जिसका अच्छा नहीं है तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, चाहे वो 5/5 ही ले जाए। नंबर कैलकुलेशन जो है, इस पे नहीं, फाइनल मेरिट की बात हम नहीं कर रहे। बिल्कुल कर सकते हैं, इंग्लिश वाले तो जाहिर सी बात है पहले पहले ही करते हैं। जो पहले फार्मूला था, तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। मैं इसमें ये सिर्फ मैं इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसमें मैं जो मैं अपना कंक्लूजन है वो सिर्फ एक सेंटेंस में दूंगा। इससे पहले जो फार्मूला था वो ये था कि 90 से लेकर 100 तक जिसके नंबर हों उसको 5 मिलेंगे। 80 से 89 तक उसके मार्क्स हों तब भी उसे 5 मिलेंगे। 75 से लेकर 74, मतलब 75 से अबव सबको 5 मिलते थे। फिर जो है वो फर्स्ट डिवीजन वालों को 4 मिलते थे, और फिर उसके बाद 3, और 3 के बाद तो खैर आता ही नहीं था, 2 वाला तो होता ही नहीं है। इस तरह से होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नंबर हैं, कोई इसमें एग्जाम्पल नंबर दें। मैं यही बता रहा हूँ, कोई नंबर बताएं मैट्रिक में, कोई भी बता दें। 670 डिवाइडेड बाय 850। इसको जरा इसका जवाब बताएं जरा, क्या जवाब आएगा? एक और भी हम कैलकुलेट करते हैं, 612 को भी कैलकुलेट करते हैं। 670 है ये मार्क्स, 850 टोटल इसमें हम कर रहे हैं। 0.78, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से। 0, 3.9 ये आ जाएंगे। 3.9, पूरे 9 ही आएंगे, चलें 3.9। इसको कैलकुलेट करें, 612 तकसीम 850। 612 तकसीम 850, इसको जरा तकसीम करें। 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3.6, इसको मिलेंगे 3.6। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उससे कैलकुलेट कर लें। पुराने फार्मूले के मुताबिक इसको भी 5 नंबर मिलने थे, और जो है वो 670 वाले को भी 5 नंबर, और अब उससे मिल रहे हैं 3.9, और 612 वाले को भी 5 नंबर मिलते थे पुराने फार्मूले के मुताबिक, और अब उसे मिल रहे हैं 3.6। कौन सा सही था? सिंपल, मैं एक बात में कंक्लूड करता हूं, जो पहले नंबर होते थे वो परसेंटेज पे मिलते थे। अगर ये कह दिया जाए कि फर्स्ट डिवीजन जिसकी होगी, वालेकुम सलाम, जिसकी फर्स्ट डिवीजन होगी हम उसको 6 नंबर देंगे, और दूसरा उसमें रिवाइज कर दिया जाए कि जी 6 नंबर टोटल है, और जो जितने लेके आएगा तो उसको उतने ही मिलेंगे। मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्टली राइट डिसीजन लिया है पीपीएससी ने, और ये नीड ऑफ द आवर था। अगर आप बात करते हैं कि अगर आपके नंबर जो है वो 33 बन रहे थे और अब बन गए हैं 26, तो क्या पहले 39 वाले मौजूद नहीं थे जिनके नंबर पहले इसमें जो है इसमें मार्क्स जो थे, एकेडमिक मार्क्स, क्या 38 39 वाले मौजूद नहीं थे? पहले सिंपल परसेंटेज पे नंबर दे देते कि बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और अब उन्होंने कर दिया जितनी जिसकी वैल्यू है उतने ही उसको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उस पर भी बात कर लेते हैं। अमूमी तौर पे नंबर होते हैं 800, ठीक है, बीए में सिर्फ ग्रेजुएशन के, और
थैंक यू। और इसके बाद नंबर किसी ने ले लिए हैं 600। और ये जवाब इसका आएगा, यही जवाब आएगा। 28 को मल्टीप्लाइड करें 75 से, 28 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 21। इस फार्मूले के मुताबिक उसे मिलेंगे 21। और अगर प्रीवियस वन की बात करें, प्रीवियस वन को पहले देखें, प्रीवियस वन के मुताबिक यहाँ पे परसेंटेज जो थी वो परसेंटेज पे मिल रहे थे, और इसे 28 पूरे के पूरे मिलने थे। इसका एक नंबर भी डिटेक्ट नहीं होना था। अगर वो 70% से ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। ये असल में वो नायब तहसीलदार के रिजल्ट पे बात हो रही है, तो उस हवाले से तो अगर 75% से जो है, फार्मूले का मैं तरीका भी भेज दूंगा, रिकॉर्ड करके वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर सिंपल जवाब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि तैयारी छोड़ देना, कोई पहले फर्क पड़ा है ना ही कोई अब पड़ा है। हालांकि अब जो चांसेस हैं वो ज्यादा बन गए हैं, देखने में नंबर कम लग रहे हैं। आप उनको नहीं देख रहे कि जिनके पहले 39 और 40 बनते थे, जो ओवरऑल 40/40 लेके आ रहा है, जो 39/40 लेके आ रहा है, अब वो बंदा आ गया 33 पे, वो आ गया 32 पे। ठीक है, अगर हम चले गए हैं, अगर हम चले गए हैं जी 34 से 26 पे, हम चले गए हैं 25 पे, हम चले गए हैं 22 पे, तो जो 37 वाला था वो भी 31 पे आया हुआ है, वो भी 30 पे आया हुआ है। हम एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ स्किप कर रहे हैं। इस सब को भी छोड़ दें तो क्या 50 नंबर इंटरव्यू के नहीं, टेस्ट के नहीं है? बिल्कुल। 50 नंबर क्या टेस्ट के हमारे पास नहीं है? क्या हमारे पास 100 नंबर जो है वो इंटरव्यू के नहीं है? अगर एक आध इंटरव्यू में कहीं वो कॉमन कॉमन कभी भी नहीं होते, हमेशा 70 भी लोग स्कोर करते हैं, 75 भी करते हैं, 50 भी करते हैं। अब मेरा एक इंटरव्यू होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, आई स्कोर्ड 155। दूसरा मेरा इंटरव्यू होता है पीएमएस का, 200 नंबर का है, आई स्कोर्ड 110.8। ठीक है, तो पहले वाला फार्मूला जो था वो एज सच, इसमें मेरे ख्याल में ये वाला अब जो है वो बहुत ज्यादा हमारे हक में ही आया है। और बाकी जो लग रहा है कि कम हो गए हैं, तो कम एज सच इसमें बिल्कुल नहीं हुए। जिसके भी कम हुए तो सबके ही कम हुए हैं, तो वो अब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, तो ना कोई बंदा रहान और बंदा नवाज। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के एकेडमिक कम हो गए हैं तो चलो ठीक है। अगर आप कहते हैं जी हम तैयारी छोड़ देते हैं, पीपीएससी कल को जो है वो फार्मूला ही खत्म कर देती है, तो फिर आप तैयारी दोबारा से शुरू करेंगे। ये मेनली आज उनके लिए जो कहते हैं जी, जो किताबें छोड़ के बैठे हुए, जो कहते हैं जी हमें किताबों की अब जरूरत नहीं है, हमारे एकेडमिक्स मार्क बहुत कम हो गए हैं, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हमने तैयारी अब करनी ही नहीं है। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, वेलकम। तो चले, हाफिज साहब भी आ गए हैं इसमें, इनसे भी व्यू लेते हैं। हाफिज साहब अभी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हाफिज साहब ने 13 पोजीशन ली है, और फैसलाबाद में हाफिज साहब की पहली पोजीशन है एज ए तहसीलदार। जाहिद ने भी ज्वाइन करना था, मैं देखता हूँ जैसे ही वो आते हैं तो उनको भी फिर इसमें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। आप सर सुनाए कैसे हैं? आवाज आ रही है हाफिज साहब, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कंफर्म करें जरा आवाज का। हाँ जी, आ रही बिल्कुल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू तो सो मेरी मच तरफ सर। से तो खैर पहले भी आपको वो मिल गई थी, चलें दोबारा आपको मुबारकबाद। चलें जी, हम बात कर रहे हैं जी, वो आजकल कह रहे हैं जी हमारा फार्मूले के मुताबिक नंबर बन रहे हैं कम, तो क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए? आप इसमें बताएंगे क्या चीज ऐड करेंगे जी, ये जो तैयारी वाला भी और नंबर वाला भी। जी सर, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि उन्होंने चेंज किया है वो बैचलर वाला प्रोग्राम, उसको 28 मार्क्स दे दिए। इन केस अगर हम देखें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक, और दूसरी साइड देखें तो एक बहुत बुरी चीज़ नज़र आ रही है अपीयरेंटली। अच्छी चीज़ इस तरह है कि सर आपने ग्रेजुएशन की है, आपने बड़ा अच्छा मतलब परफ़ॉर्म किया वहाँ पे, और आपने फुल मेहनत करके आपने काम किया और बड़े अच्छे नंबर ले लिए हैं।
तो मेरा ख्याल है कि आप डिजर्व करते हैं कि आपको अच्छे नंबर दे दिए जाए। दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि हम देखते हैं कि हमारे नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। मेरे 33 आते होते थे, अब जो है वो कम होके मेरा ख्याल 27 शायद रह गए हैं, और मेरे एक दोस्त हैं उनके 37 आते थे, अब वो 33 पे आ गए हैं। अच्छा, इसको देखिए ना अगर सर, तो उसमें देखिए मेरे नीचे चले गए हैं जितने, उतने ही उस बंदे के जो टॉपर था, जो 37 वाला था, वो भी नीचे आ गए। तो मेरा ख्याल है कि मेरिट वहीं पे है। हम जो लोग एग्जैक्टली। हैं ना वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरिट नहीं बनेगा हमारा क्वालिफिकेशन की वजह से, और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कभी एलोकेट नहीं हो सकेंगे, और हम जो है वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। प्रॉब्लम सर ये आती है कि हम जो मेन चीज़ है ना जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो हम कर नहीं रहे, वो है इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का। हम अगर रिटन के ऊपर कर लेते हैं 50% 60% ठीक है, आपका 40% क्वालिफिकेशन है। बजाय इसके कि आप 40% के ऊपर हम सर पकड़ के बैठ जाएँ कि नहीं वो अब पॉसिबल नहीं रहा। हम इंटरव्यू के ऊपर मेहनत कर लें, को 5-7 नंबर वहाँ से निकाल लें, मैक्सिमम कर लें थोड़े से। तो मेरा ख़्याल है कि एलोकेशन का मसला नहीं है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपनी सोच चेंज करने का है। और ये बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए बीपीएससी के खिलाफ, और ये हम वो रिट कर लेते हैं जी, हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। क्या होता है यार? आपका भी मेरिट डाउन हो गया है, हमारा भी हो गया है, तो सबका मेरिट तो सेम ही है। तो बिल्कुल। मेरे तो सर ये पॉइंट्स हैं इसके बारे में, और मैं एग्री करता हूँ बीपीएससी के साथ। अच्छा, इसमें जो 30 में बिल्कुल हाफिज साहब जो आपने बात की, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो बंदे जो पहले 30 पे थे, 39 पे, 38, 37, 38 और 39 वाले, अब ये आए हुए हैं 32, 33 इस जगह पे। तो इससे क्या फर्क पड़ गया? इसमें हम 33 वाले अगर पीछे आ गए हैं तो वो वाले जो टॉपर हैं वो भी तो पीछे आ गए। स्पेशल एजुकेशन में डेफिनेटली इसी का ही होता है। इसके बाद हमने एफपीएससी की बात करनी है, तो आज हमने, तो बिल्कुल हाफिज साहब मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और एग्जैक्टली यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन, इसमें कलीम आपका है और फरहान, इसमें आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हाफिज साहब से सवाल कर लें डायरेक्ट। इसमें मैं आपको करता हूँ, ये जिनके क्वेश्चन हैं इसमें, ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। चलिए मैं इसमें अनम्यूट करता हूँ, इसमें क्वेश्चन कर लें आप। तकलीम आप पूछ लें, आप क्या पूछ रहे हैं, आप काफी देर से इसमें पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताएं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एकेडमिक मार्क्स जो है ना वो मेरे बन रहे हैं 27। ठीक तो है। ओवरऑल जो होता है वो तो डिपेंड तो है, इंटरव्यू करता है कि तो मेन जो इंटरव्यू डेफिनेटली, होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मेरा भी यानी कि फर्स्ट पेपर ही मैंने क्लियर किया है सब इंस्पेक्टर का। अब मैं हम्म। आगे की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो यानी कि डिसहार्ट तो नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू रखनी नहीं चाहिए यार, प्रिपरेशन। डिसार्ड, यही बात हम करें, डिसार्ड कैसे होंगे? चलें ठीक है, अगर इस पे अगर हम समझते हैं कि हम बहुत कैपेबल हैं और हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है और हम तो एकेडमिक को मानते ही नहीं है, तो फिर आ जाएं एफपीएससी पे, पीपीएससी इस पे आ जाएं, पीएमएस पे आ जाएं, सीएसएस पे आ जाएं, कुछ रोला ही नहीं है उसका, ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है। तो पीपीएससी ने तो वो ऑप्शन भी दिया है हमें कि हम उस तरफ आ जाएं या उस तरफ आ जाएं, तो बिल्कुल डिसहार्ट होने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही है हाफिज साहब। अ, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और अगर हम डिसहार्ट होंगे, चले मैं एक एक आपको एस्पेक्ट देता हूँ एक और। सर अगर हम डिसहार्ट हो जाते, मान लेते हैं जी हम डिसहार्ट हो गए, तैयारी छोड़ दी, तो फिर क्या करना है यार? इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? एफपीएससी आप 2 साल बैठे रहें, फिर इंतजार करते रहें कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर सारे इंतजार करें कि अब इंटरव्यू आएगा। फिर बंदा जो है वो कम से कम 3 साल बाद देखता है कि यार फाइनल एलोकेशन नहीं हुई, सॉरी यार। तो क्या करेंगे यार? बीपीएससी की तरफ नहीं, ठीक है, अगर हमारे नंबर कम है, चलो फर्ज किया हम एकेडमिक को खत्म कर देते हैं और हमारी थ्रू आउट सेकेंड डिवीजन है, तो क्या इंटरव्यू वाला फिर हमें उठा के 99 नंबर दे देगा? क्या वो फिर गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं देखेगा? क्या वो एक अचीवर को नहीं देखेगा जिसकी डिस्टिंक्शन होगी? क्या वो इदारे को छोड़ देगा कि जी ये लम से पढ़ा हुआ है, ये फलां से पढ़ा हुआ है और इसने प्राइवेट किया? तो अब फिर हम इक्विवेलेंट कभी भी नहीं हो सकते, जिसका जितना इन्वेस्ट है उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, हमारे प्रॉब्लम होते हैं, वो हमारे ही प्रॉब्लम होते हैं, वो पैनल के प्रॉब्लम तो नहीं होते। जी जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसमें कोई डिसाइड होने वाली बात नहीं, आप मेहनत करें इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी जवेद, आप बताएं। नहीं चल रहा है। चलें हम नेक्स्ट इसमें जो है वो करते हैं।
अच्छा, ये तो फार्मूले वाली, अब कंक्लूजन फार्मूले का जस्ट ये है कि ऐसे ना कोई तैयारी छोड़ने की जरूरत है, ना आपको कोई परेशान होने की जरूरत है। आपके नंबर कम हुए हैं तो बाकियों के भी कम हो गए हैं। और अगर इसमें कहीं सिलेक्शन का इशू आ रहा है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप सिंपल टेस्ट और इंटरव्यू पे फोकस करें, फार्मूला हमारा कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, फार्मूले में जो फार्मूला लगेगा वो हम अकेले पे नहीं लगना, वो पूरा का पूरा जितने क्वालिफायर है वो सब पे लगना है, पहली बात। तो जब सब पे एक ही चक्की में पिसना है सबने, तो फिर हमें क्या टेंशन है। अब वो चेंज कर लें तब भी हमने वही रहना है, वो जो मर्जी कर दें तब भी हमने वही रहना है। पहले 32-33 एवरेज होते थे, 39-40, 38-39-40 जो है वो एक्सेप्शनल होते थे। अब एवरेज आ गया 24-25-26 और एक्सेप्शनल चले गए 32 और 33, मैक्सिमम 34 पे चले जाएंगे। इससे आगे जो है वो इस पे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल भी जो है वो एग्जैक्टली ये सब पे ही लगना, तो बिल्कुल परेशान, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, आप अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करें, आप इंटरव्यू पे फोकस करें। जब पास हो जाता है तो यही चीजें करें। और इसमें जैसे देखें कि इसमें हाफिज साहब की मेहनत है, तो जाहिर सी बात अचीवमेंट है। तो अब उसमें पोस्ट मिल गया। अब तहसीलदार में जो सबने पास किया था, इसमें तो एकेडमिक किसी के भी नहीं हुए, तो क्या इसमें लोग फेल नहीं हुए? ये इसमें सारे के सारे 1,03,000 को पास कर दिया उसने। यही मन जो इंटरव्यू क्वालिफाई करके गए हैं, तो क्या वो सारे के सारे हो गए हैं? तो यहाँ पे तो वो फार्मूले वाली बात ही नहीं थी। हाफिज साहब ऐसे ही है, इंटरव्यू में तो आपके नंबर काउंट नहीं हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इस पे मूव करते हैं। जी बताएं हाफिज साहब। चलें नेक्स्ट हम सर आते आवाज हैं। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। आप जरा इसमें जरूर हमें एक्सपीरियंस भी बताएं, क्योंकि इसमें तो कोई एकेडमिक मार्क्स का वाला इसमें नहीं था, कोई फार्मूले वाला चक्कर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब इसमें क्या लोग जो नॉट रिकमेंड नहीं हुए, क्या जो जिन्होंने पास किया है वो सारे के सारे पास हो गए हैं? जी जी बिल्कुल। सर ठीक इसमें है। देखें, एक तो एकेडमिक का रोल नहीं था। हम्म, 40% जो मार्क्स देते हैं वो नहीं था उसमें, सीधा सा रिटर्न का था और उसके बाद इंटरव्यू का था। अच्छा, हम्म, इसमें सर मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था, अच्छा उनका भी काउंट बिल्कुल नहीं हुआ। डेफिनेटली। और बिल्कुल। मुझे सर आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बताएं, आपकी आवाज आ रही है। जी। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो वो भी मैंने देखे हैं कि तहसीलदार के इंटरव्यू में बैठे थे। अब मकसद है हमारा कि सर हमने एलोकेट होना है किसी तरह से, बिल्कुल वो जैसे भी हो जाए। हमने रिटर्न पास किया, बड़ी मेहनत की और सबने बड़ी मेहनत की। आपने बिल्कुल। सर बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम्म, हो जाता है, कोई बिल्कुल। मसला नहीं। तो देखें आज माशाल्लाह आप नायब तहसीलदार में हो गए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू हो जाएगा बड़ा इंशाल्लाह। बेहतरीन इंशाल्लाह। तो अब जो गेम है ना सर, वो सारी की सारी बीपीएससी की इंटरव्यू के ऊपर आ चुकी है। अब बिल्कुल हमेशा इंटरव्यू से यही था। आर्ट बन चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। इंटरव्यू एक आर्ट है, आपने उसको सीखना है। आपने कम्युनिकेशन को सीखा। अच्छा, कम्युनिकेशन हर बंदा कहता है, मैंने देखा है, मैंने अकेडमीज में देखा है, हम्म, मैंने ऑफिसर्स को मिला हूँ, तो हर बंदा कहता है कि अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें, बॉडी लैंग्वेज बेहतर करें। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है? हम सोचते हैं कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश बोलनी आ जाती है, हमें कम्युनिकेशन में उर्दू अच्छी आती हो यार तो ठीक है, ये कम्युनिकेशन बेहतर है। नहीं, आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल। कहा जाता है कि आप जो है ना वो हैंड मूवमेंट आपकी बड़ी हैंड अच्छी होनी मूवमेंट है, चाहिए, बिल्कुल। तो यही बोले जाते, लेकिन उसमें बहुत सारे और पॉइंट्स हैं। बिल्कुल मैं एग्जैक्टली। एक छोटी के साथ सारी एक पॉइंट मैं लास्ट टाइम मैं नोट किया था, नायब तहसीलदार में प्रेशर इतना नहीं था, तहसीलदार में काफ़ी था। हम्म, तो मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा था कि ये मेरा क्या कर रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं, देखना क्या चाह रहे हैं। तो मैं जैसे ही बैठा हूँ जाके नैयर साहब ने मुझे इजाज़त दी बैठने की, बैठ गया मैं। तो मैंने जो अपने बाजू थे मैंने चेयर के बाजू के ऊपर रखे, मैंने मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड सा होके और बड़ा हम्म, क्लोज सा होके नहीं बैठा, मैं खुला डुला बैठा, ठीक है आप इंटरव्यू ले रहे हैं लें। तो चेयर के ऊपर मैंने बाजू रखे और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि चेयर के ऊपर मैंने बाजू रख लिए। उन्होंने नैयर साहब ने, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कुछ टिक किया, मतलब गुड किया, जैसे वो टिक नहीं लगाते, हम्म, तो उन्होंने वो टिक किया उसको। अब मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, मैंने उसको इवैल्यूएट किया। एक तो ये है कि उनको ये जो
चेयर के आर्म के ऊपर मैंने अपने बाजू रखे थे, मे बी उनको ये पॉजिटिव जेस्चर है, ये उनको पसंद आ गया, या दूसरा जो है उनको ड्रेसिंग पसंद आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद नोट किए हैं कि इनमें से एक पॉइंट जो है ना उनको बहुत अच्छा लगा। इट मीन तो उन्होंने कोई आप चेकलिस्ट बनाई हुई है। जी, चेकलिस्ट बनाई हुई है उन्होंने। उसके बाद आप बिल्कुल। जेडब्ल्यूटी के, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जेडब्ल्यूटी में जाके आप इंटरव्यू दें, किसी भी अकेडमी में। लेकिन अगर आप जेडब्ल्यूटी की लिस्ट को देखें सर, उसमें जब वो लास्ट पे देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि आपके अंदर क्या-क्या था, क्या प्रॉब्लम्स आपने की, क्या वीकनेस है। तो उसमें वो बिल्कुल। लिखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी गुड थी, आपका बॉडी पोस्चर बड़ा अच्छा था, आपका नॉलेज बड़ा अच्छा था। मतलब 4-5 चीज़ें चेक की जाती हैं। अब एक और चीज़ है सर इसमें कि पीपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू में मेन फ़ोकस किया जाता है, वो आपका नॉलेज के ऊपर फ़ोकस नहीं होता। ये मेरा बिल्कुल, पर्सनल कभी भी नहीं होता, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने सर ऐसे बहुत सारे दोस्त देखे, जिनके मतलब 100% आंसर ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा पढ़ा, बुक्स पढ़ी उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एलोकेट नहीं हुए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको देखा गया है कि उनके मतलब आंसर इतने अच्छे नहीं थे, ऑलमोस्ट 50% उनका इंटरव्यू हुआ है, इवन 40% भी हुआ है किसी का, तो माशाल्लाह आज एलोकेट बैठे हैं। तो ये अब गेम वो हम नॉलेज वाली नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता हूँ कि बाज़ वक़्त अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि नॉट रिकमेंडेड हो गए हैं। सर हमने किसी बात पे सॉरी नहीं बोला था। ये सॉरी ना बोलना तो मेरे ख्याल में ये तो अगर हम सॉरी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा असर जाता है कि हमें कोई चीज़ नहीं पता तो नहीं पता। बजाय जी, इसके कि हम बिल्कुल। तुक्के मारते रहें, नहीं आ रहा है तो ठीक है माइंड में नहीं आ रही सॉरी बोल दें बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल सर, मेरा जब तहसीलदार का इंटरव्यू हो रहा था तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा था। अब मेरा कोई आंसर गलत नहीं हुआ था, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मेरा कुछ ना कुछ तो गलत हो जाए ताकि मैं कुछ सॉरी तो बोल दूँ इनको, ज़ाहिर-सी सीरियसली। बात है। तो कोई इसमें होता है ये बंदा उसमें ईरानियन, होता है। हाँ जी, नैयर साहब ने हुँ, मुझे एक पूछा कि ईरानियन रेवोल्यूशन जो था उसका क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तानी सोसाइटी पे, तो मैंने फ़ौरन सॉरी बोल दिया। हो सकता था उसको काउंटर किया जा सकता था कि सेक्टेरियनिज़्म ये वो इलैबोरेट सारी करते चीज़ें। आप। हाँ जी, पॉइंट था ना सर, पॉइंट ऑफ व्यू देना था, हुँ, दिया जा सकता था यहाँ पे। तो मैंने सॉरी कर दिया, मैं सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा तो कहते आपको नहीं पता? मैं कहा सर यस, ठीक है कहते। उसके बाद सर एक वो था, एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने उनको सॉरी बोल दिया था। व्हेन पाकिस्तान अबैंडन्ड कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान ने कब कॉमनवेल्थ को हुँ, छोड़ दिया था? तो मैंने बड़ा जोशी खताबत ही कर लें जोशी खताबत में मैंने उनको जो है वो 1973 कह दिया। तो हुँ। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान ने फिर रीजॉइन कब किया था? मैंने कहा सर 1989 में। तो फिर वो कहते वापस आए, कहते बेटा वो 1973 नहीं है, 1972 है। तो मैंने कहा सॉरी अच्छा मैं सर। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूँ हाफिज साहब बता रहे हैं हाफिज साहब के ये क्वेश्चन की रीजन है उनकी फेवरेट बुक पाकिस्तान स्टडी की थी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान स्टडी है इंटरव्यू में सबसे मेन चीज यही जो है वो मैटर करती है हाफिज साहब ऐसे ही है जी सर, 100% आपकी बात ठीक है और ये मैंने आपसे अब बात किसी सीखी थी। हाँ किसी ने दिल पे नहीं ले जाना कि हमसे इंटरव्यू में सारा पाकिस्तान स्टडी वो पूछेगा तो हाफिज साहब बार बार कह रहे थे "जी, मेरा इंटरेस्ट ही पाकिस्तान स्टडी है ट्रैक टू पाकिस्तान मेरी फेवरेट बुक है तो इस वजह से ये क्वेश्चन हो रहे थे पाकिस्तान जी, जी, स्टडी जी। के उन्होंने सर मुझे 2 दफ़ा पूछा था। पहले चेयरमैन साहब हम्म ने पूछा है कि क्या पढ़ा है आपने? मैंने कहा सर मैंने पाकिस्तानी हिस्ट्री को पढ़ा है। हम्म नैयर साहब उसके बाद वो पूछने लग गए कि बताओ यार इंटरेस्ट किसमें है? मैंने कहा सर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो मतलब उनके सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में थे। तो वजह यही है कि मैंने उनको मेंशन किया था कि मेरी हिस्ट्री है। तो मतलब हिस्ट्री अच्छा रह गया मेरे लिए और अ, पॉसिबल है कि दूसरे दोस्त जो हैं उनके लिए हिस्ट्री नहीं अच्छी हो। कोई और देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें या अच्छा मैं इकोनॉमिक। यहाँ पे एक बात ऐड करता चलो इंटरव्यू की बात चल ही निकली है ये बाय चांस बुक भी यहीं पे पड़ी हुई है ये बुक है इसमें नाम आपको शो हो रहा होगा जी, जी। कौन सी बुक है जरा मैसेज करें इसमें ये किसी ने पढ़ी है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की अब ये मैंने नैयर साहब ही थे मेरे पीएमएस के इंटरव्यू में अब बायोग्राफी ऑफ द हॉली प्रॉपर्टी ये बुक मेरी पढ़ी हुई थी अब जैसे मैंने ये बुक बताई तो नैयर साहब ने तो खैर वो इस पे झंझोड़ा इस राइटर की और कौन सी किताबें हैं तो पूछा कि हु इज कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग तो मैंने कहा शी इज तो कहते शी वाज मतलब मुझे यही नहीं पता था कि ये जिंदा है या फौत हो गई है तो देखिए बाज का ब्लंडर हम खुद मार रहे होते हैं कि अगर मैंने किसी की बुक रखी है मुझे ये भी नहीं पता कि राइटर जो है वो जिंदा है या मर गया है तो ये बड़ा इसमें जो चीजें होती हैं जो मैटर करती है फिर मुझसे क्वेश्चन जो थे वो इसके थे और उसके बाद मैंने बुक बताई थी माय फ्यूडल लॉर्ड जो है तमीना दुरानी की तो फिर सारे पॉलिटिक्स के थे सियासत के थे और मेनली मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के तो अब इसमें यही चीज है जो हाफिज साहब ऐड कर रहे हैं तो हाफिज साहब यही बता रहे हैं पाकिस्तान हिस्ट्री की रीजन ये थी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट यही बताया हुआ था
ठीक है, हाफिज साहब कंटिन्यू करें, मैं इसमें रोक रहा हूँ ताकि इसमें बाजू का वो दिल पे ले जाते हैं जी, अब ये सारी यही चीजें हमने याद करनी और सब कुछ छोड़ दें। नहीं नहीं, इसमें ऐसा दिल वाली कोई बात नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। आप हाँ बिल्कुल, एक एग्जैक्टली। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं अबू बकर साहब सरगोदा से टॉपर हैं, हमेशा से टॉपर रहे हैं पीपीएससी के। तो उनकी बड़ी अच्छी बुक है, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, रिटन बाय मलिहा लोधी। तो बिल्कुल अब उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उन्होंने बताया कि मैंने पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट पढ़ा है। तो कहते जी आप मलिहा लोधी ने लिखी है, तो मलिहा लोधी कौन थी? कहते सर शी बिलोंग्स टू फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो कहते यार वो फॉरेन सर्विस से तो उनका ताल्लुक ही नहीं था। तो देखिए ना, अब आपने बुक पढ़ ली है, आपको ये नहीं पता कि वो जो एग्जैक्टली, जो मैं यही राइटर है। बात कर रहा हूँ। जी जी, हम्म, बिल्कुल। आपको राइटर का पता होना चाहिए कि मतलब राइटर ने क्या, वो किससे बिलोंग करता है, कब वो उसकी डेथ हुई, कब वो अगर उसने हाँ जिंदा है सारी तो किस मुल्क कंट्रीब्यूशन कौन की। सा है उसका, जी जी बिल्कुल। ये सारी चीजें। तो अब माशाल्लाह वो एलोकेट तो हो गए हैं अबू बकर साहब, तो उनको भी कंग्रेचुलेशंस अगर हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा सही है ख्याल जी। था कि उनको नहीं कहना चाहिए था इस तरह, अगर पढ़ी है तो ठीक है, उसको बता दी। एक और चीज़ है सर उसमें, कि अगर हम्म, आपने बुक नहीं पढ़ी तो ना मेंशन करें कि मैंने सर बिल्कुल, कोई फलां बुक जरूरी पढ़ी। नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मेरा जी। एक दोस्त है सर, सब इंस्पेक्टर का, मेरे पास आया था। तो उसने कहा जी मैंने सर बतानी है कि मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी है, वो केमिस्ट्री का सही है। बैकग्राउंड था उसको। तो अच्छा, वो नैयर साहब के सामने गया, नैयर साहब ने पूछा जी हाँ जी बताएं, अल्केमिस्ट पढ़ी है जी, किससे रिलेटेड है? कहता सर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री से रिलेटेड है। गुड। अब उसने पढ़ी नहीं थी। तो नैयर साहब बड़ा उसको नाराज हुए कि तुमने नहीं पढ़ी बुक। कहता नहीं नहीं सर मैंने पढ़ी है। कहता आपने नहीं पढ़ी बुक, मुझे पता है बेटा। तो अच्छा चले बताएं क्या था उसमें? कहता सर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, उसमें मैटर्स की बातें हुई हैं और इस तरह की चीजें। तो नहीं यार नहीं पढ़ी तो छोड़ दें उसको, वो फिर वो एल्केमिस्ट बताएं। उस पे ले गए होंगे ना, जो उसमें सोना बनाने वाले, और वो हालांकि जी जी उसमें जी बिल्कुल। ऐसा जैसा जिसमें कुछ नहीं है इस तरह, बिल्कुल तो एग्जैक्टली आप ठीक अगर कह रहे आपने हैं। बुक नहीं पढ़ी तो आप इंटरेस्ट शो करेंगे सर मैं जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। हम्म, अगर आप न्यूज़पेपर का बताएंगे बहुत पॉजिटिव साइन है। और मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि अगर आपका मेरिट 50-60 के पे जा रहा है तो मैक्सिमम आपका मेरिट जो है 70-75 की तरफ चला जाएगा डेफिनेटली। तो एग्जैक्टली। ये कुछ चीजें हैं लेकिन फिर यार। उसको काउंटर भी करें ना न्यूज़पेपर को, काउंटर ये तो नहीं करेंगे पता सर। कि हम कहते हैं जी हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहे हैं और छपता कहाँ पे, हम कहें जी ये तो इंग्लैंड में छपता है। ये नहीं पता ये। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कोई, ये आपकी मर्जी है। देखें मुबशिर इसमें है, फैसल आपके क्वेश्चन है, इंटरव्यू हमेशा पर्सनल होता है, जो चीजें हमारी हैं वो हमारी हैं, जो आपकी हैं वो आपकी हैं, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करें। जैसे मैंने कोई इतने टेस्ट पास किए हैं, इतने इंटरव्यू फेल किए हैं, टेस्ट इतने फेल किए हैं, तो उससे जाहिर सी बात है हम सीख रहे होते हैं। कोई एक दिन की स्ट्रगल नहीं होती कि इसमें हाफिज साहब तहसीलदार बने हैं, तो ये नहीं है कि हाफिज साहब ने पहला एग्जाम दिया और हाफिज साहब कितने फेलियर हमने फेस किए हैं। तो हाफिज साहब पिछले पूरे 1 साल से हम साथ हैं, तो जाहिर सी बात है चीजें डिस्कस होती रहती हैं। तो जितनी डॉन कहने, तो डॉन स्टार्ट किसने किया था, इसके फाउंडर कौन है, इसकी अशात कब हुई, शुरू हुई, इसका जो है वो मंथली कौन सा आता है, इसका वीकली कौन सा आता है, तो इस तरह की चीजें पता हो। फिर इसके कॉलमिस्ट कौन से हैं बड़े फेमस, उनका वो पूछ लेता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने 60-70 साल गुजारे हैं, ऐसे तो नहीं ना गुजारे होंगे। तो ये बड़ी टिपिकल चीजें होती है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करें कि हमने ये करना है और ये नहीं करना। ऐसे ही हाफिज साहब ठीक हो गया। जी जी सर बिल्कुल। इसके लिए फराज आपको वेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह, जिस दिन अपने एम अचीव कर लेंगे तो फिर सारे टेस्ट भी खोल के रखेंगे, लेकिन बहुत दिए और फेल भी बहुत किए हैं। ठीक है, पास भी किए हैं फेल भी किए हैं, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अच्छा हाफिज साहब ये बताएं कि जो आजकल जैसे तैयारी इसमें कर रहे हैं, सीटें कंपैरेटिवली आना कम हो गई हैं, जो पहले एक गवर्नमेंट के जाने के बाद एक ऐड आए, 4-5 एक साथ ऐड आ गए, अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी सीट्स आएंगी तो कंसेक्टिवली कोई अच्छी आनी चाहिए। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें काशिफ आप मैसेज कर दें या मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। काशिफ आप इसमें क्वेश्चन कर लें, काशिफ आपको अनम्यूट कर लें, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम। सर मेरा आप साहब से क्वेश्चन है। हम्म, जी जी सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। दूसरा मैं थैंक यू सर। जब से आपको सुन रहा हूँ, हमें ये तो महसूस हो रहा है कि आप कब से लगे हुए हैं, क्योंकि हमें भी 2-3 साल हो गए हैं, तो हम समझते हैं हमसे ही कुछ नहीं होता। ये तो ये देखें नए लोग आए, इन्होंने कोई 2-3 साल लगाए होंगे बस, ये हो गए। काइंडली अपनी जर्नी तो शेयर कीजिएगा। मैं जरूर करता हूँ यार आपसे। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, 18-19 में।
मैं एमएस कर रहा था उस वक़्त कंप्यूटर में। तो हम्म, मुझे एक थीसिस मैंने लिखा था, तो उस दौरान मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक दोस्त से, वो पीपीएससी का उस वक़्त कुछ प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसने मुझे लगाया था इसके ऊपर, वो इम्तियाज़ शाहिद वाली बुक के ऊपर। तो जी जी मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा मैंने पेपर फेल किए हैं, यकीन मानिए मेरे 15 नंबर थे पहले टेस्ट में हाफिज। मेबी। हम्म, जी, जी। जी जी और समथिंग 19 पे भी रहा हूँ मैं सब इंस्पेक्टर में, जी जी 2000 मेबी 18 में हाफिज था साहब या अनम्यूट जी, जी। कीजिएगा इसको। हाँ ठीक है, सर ठीक है, आप अनम्यू बोलें। आवाज़ आ रही सर? जी जी बिल्कुल, आवाज जी, ठीक है। आ रही तो है। मैंने यार बहुत ज़्यादा पेपर फेल किए हैं, सीरियसली। और मैं ये कह दूँ कि मैंने 6 माह में तैयारी कर ली, मैंने साल में कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि कम से कम जो है ना, वो मैंने 3 साल लगाए हैं, 2.5 से 3 साल। और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, और बड़ा ये सर को पता है, यूसुफ जलाल साहब को। मैं पिछले 1 साल से तो बिल्कुल ही मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, बंद कर लिया था कमरे में और पढ़ रहा था, और कोई किसी को टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे दिया कुछ। तो 17 से ऑनवर्ड 18 समथिंग मैंने स्टार्ट किया था, और 2022 बड़ा फॉर्च्यूनेट ईयर रहा मेरे लिए। मेरा कोई पेपर इसमें फेल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कंपोज़र था, उसके बाद असिस्टेंट एसएनजीएडी था, नायब तहसीलदार था, तहसीलदार था, और बड़ी बहुत चांसेस हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मैंने सर से कॉम्पिटिशन करना है इंशाल्लाह। तो अ, जर्नी काफ़ी लंबा था यार, ये एक रात वाली बात या 6 माह वाली बात नहीं है। मैंने देखी है सीएसएस वाले कह देते हैं कि मैंने 6 माह में तैयारी कर ली है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। 6 माह में नहीं, सीरियसली नहीं, मैं मैंने आप हाफिज साहब मैं इसमें करेक्ट करता हूँ। 6 माह में जी। तैयारी की है, तीसरी अटेम्प्ट में पास किया है। हाँ जी। बिल्कुल। तो कम से कम मुझे 3 साल लग गए हैं यार, 2.5 से 3 साल कन्फर्म है। और उसमें प्रॉब्लम थी मेरे लिए, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास असल सोर्सेज़ नहीं थे कि जो पढ़ने चाहिए मुझे पता हो। और मेरे पास वो जो मैं डेडिकेशन थी ना पीपीएससी के लिए, जो होनी चाहिए हर बंदे की, वो मैं कहता हूँ 6 माह में हो सकता है सीरियसली सर। अगर हम डेडिकेट होके, सोर्सेज़ आपके पास हैं, आपके पास गाइडेंस है जैसे आप दे रहे हैं माशाल्लाह, तो डेफिनिटली आप 6 माह में भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हाफिज कुछ साहब होना ये चाहिए। हाफिज साहब हम ये पास करने के बाद कहते हैं। ये बात ठीक है आपकी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। और जब हमारा सेशन, जब हमारा आई थिंक सो 6 महीने पहले एंड हो गया था सेशन, शायद इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। हाफिज साहब कंसिस्टेंट थे, कोई होता था कोई नहीं होता था। तो हाफिज साहब और मैं तो जाहिर सी बात है उसमें मौजूद रहते थे। और मैंने बहुत कुछ सीखा था। सेशन हमेशा इसी तरह से इंटरेक्टिव ही होते हैं। तो इस तरह से नहीं होता कि सिर्फ मैंने ही बोलना है और मैं अथॉरिटेटिव हूँ, और मैंने कोई गलती कर दिया तो मैंने स्टिकी हो गया हूँ जी, बस यही ठीक है, बस बाकी सब गलत है। तो ये भी था। ये बुक्स पे भी आते हैं क्लेम इस पे। अगर इसमें कोई और जो है, आप हाफिज साहब ये बताएं कि जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, उनके हवाले से, बुक्स के हवाले से भी कुछ इसमें बताएं, और ये भी बताएं। जी सर। सर उसमें अगर पीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करें ना सिलेबस इसका सर 1 पेपर का, तो उसमें आपको तकरीबन 10 सब्जेक्ट मिलते हैं। ये सब्जेक्ट ये मैंने शो कर दिया, सबको ये शो हो रहा होगा। जी, जी, बिल्कुल यही है। तो इसमें मोस्टली जो है ना, आप पहले तो छोड़ देना इसको जनरल नॉलेज को, क्योंकि इसके लिए कोई बुक हम रिकमेंड कर ही नहीं सकते। जनरल नॉलेज इतना बिल्कुल। ज़्यादा होती है। इसको छोड़ दें पहले, मैं इसकी इसकी बहुत क्या कहते हैं उसको, बड़ा शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसके लिए, जनरल नॉलेज के लिए, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। हम्म। पाकिस्तान स्टडीज़ मेरी चूँकि मैंने ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ी तो बड़ा डीपली पढ़ा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ खेलना है तो पाकिस्तान स्टडी के ऊपर खेलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दे दी। इतना ज़्यादा फ़ख्र नहीं है, लेकिन उसकी रहमत थी वो। बिल्कुल। तो पाकिस्तान स्टडी के ऊपर बुक पढ़ें एक, कोई भी पढ़ लें। ये बिल्कुल सर ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है, फ़ॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें एक ना कोई बुक पढ़ लें, के अज़ीज़ की बुक है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ट्रैक टू पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बुक है, मुझे बड़ी पसंद है। एलोकेट बीसी ने करवाया है। और बिल्कुल। अ, कोई बुक पढ़ लें इसके ऊपर, डीपली पढ़ें उसको, उसके ईयर्स याद कर लें, उसके जो मेन उसके हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसिडेंट्स हैं वो याद कर लें, जैसे चोरा-चोरी इंसिडेंट था, ये बड़ा पूछा जाता है बीपीएससी में। पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तहसीलदार में 2 दफ़ा पूछा था उसने। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे ना डेडिकेशन के साथ, तो डेफ़िनिटली आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप लगाएँ, तो पाकिस्तान स्टडी आपकी क्लियर हो जाती है। आप एक बुक पढ़ें इसके ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं सर, नेक्स्ट है आप इस्लामिक स्टडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस्लामिक स्टडीज़ को आपको इतना ज़्यादा यार टाइम नहीं देना चाहिए। मैंने टाइम नहीं उसको दिया।
मैं कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स इसके ऊपर पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। मैं हाफ़िज़ था। मैं हमेशा जो खुतबा जुम्मा है, मैं पूरा सुनता हूँ। हमारे यहाँ पे जो मौलवी साहब हैं, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट हैं, तो उनकी बात पूरी सुनता हूँ, वो क्या कहते हैं, कौन-सा टॉपिक है। अच्छा, एक उनकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो टॉपिक लेके चलते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं। उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड और उसकी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है वहाँ से। आप कोई जुम्मा पढ़ लें यार। बजाए इसके कि आपने 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, आप वैसे पूरा जो खुतबा सुन लें, तो बस ठीक है, आपको फ़ायदा हो जाएगा उससे। इसके ऊपर कोई बुक ना पढ़ें। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि बुक ना पढ़ें। आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। अगली बात आती है करंट अफ़ेयर्स की। करंट अफ़ेयर जो है ना वो पीपीएससी थोड़ा-सा ट्रेंड इन्होंने चेंज किया था तहसीलदार में, और उसके बाद जो है नायब तहसीलदार में भी कुछ आए थे मेरा ख़्याल है। तो करंट अफ़ेयर के ऊपर आप जाएँ। मैंने पढ़ा था पाक एमसीक्यूज़ को। मैंने एक-एक उस मैं करता इस तरह था कि एक एमसीक्यू था, फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप बताएँ कि करंट जो है वो कौन है? स्टेट बैंक का जो गवर्नर कौन है? तो अब मैं देखता था, उसको कॉपी करता था, उसको पकड़ के मैं यूट्यूब के ऊपर रखता था और उसकी वीडियो पूरी सुन लेनी कि ये गवर्नर साहब नए आए हैं और इनसे प्रीवियस हुँ। गवर्नर ये थे, और उसके बाद वो कोई ना कोई मिल जाती है, आपको न्यूज़ मिल जाती है चैनल चैनल से, आपको कोई बंदा मिल जाता है जिसके बारे में बता देता है यूट्यूब पे। तो जो देखना होता है ना, मेरा ख़्याल है कि वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। करंट अफ़ेयर याद रखने का तरीका यही है कि आप उसको देख के पढ़ें। मतलब देखने से मुराद ये है कि आप उसकी वीडियोज़ देखें। आप उसको इश्यूज़ हैं तो उनके उनके ऊपर आप उसको गूगल करें या यूट्यूब करें, आपको ईज़िली मटीरियल जो है मिल जाता है। ये करंट अफ़ेयर का तरीका है। पाक एमसीक्यू से अच्छा, मैंने किया। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक इसमें ऐड करता हूँ करंट अफ़ेयर पे। जी, जी। करंट अफ़ेयर जो एफपीएससी में इन्होंने डिमांड की थी कि 2 इयर्स डेवलपमेंट। इसमें इसमें जो है वो कंप्लीट एक बुक फॉर्म में इसको मैंने कंपाइल किया है, को पिछला 1 महीना लगा के। इसमें 2 चीज़ें की हैं, इसमें जो 2 साल की डेवलपमेंट है, 2.5 साल की आप लगा लें। उसको तो जो फिक्स हैं, उनको तो नोट्स में जो है वो बना दिया एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में, और साथ उसके ऐड कर दिया एक वर्कबुक। वर्कबुक इस तरह से है कि उसमें ब्लैंक है। उसको ज़ाहिर-सी बात है हम यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू भी जो है वो फ़िल करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले भी। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने 2 टेस्ट बनाए थे सेशन में, और जो वो चेंज होने वाले थे। जिसमें करंट प्रेज़िडेंट कौन है, करंट पीएम कौन है। तो ये वर्कबुक तो ये सिर्फ़ हार्ड में ही अवेलेबल होगी, इसको सॉफ्ट में हम बिल्कुल नहीं रख रहे। तो हार्ड फॉर्म में ये इंशाल्लाह 3-4 दिन तक ये अवेलेबल होगी ये बुक सबको। तो ये इसमें आप इसमें कर सकते हैं। तो करंट अफ़ेयर काफ़ी जो है पाक एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ प्लैनेट है, या इवन जो न्यूज़पेपर हैं, डॉन है, द नेशन है, इन सब से जो है वो एक फाइल करके बिल्कुल ब्रीफ्स और टू द पॉइंट एग्ज़ाम के मुताबिक इसको तो कंपाइल कर दिया। ये इंशाल्लाह काफ़ी सारा मसला हल कर देगी। हाफ़िज़ साहब कंटिन्यू करें आप। इसमें नेक्स्ट जी। इसमें कौन-सा अच्छा सब्जेक्ट सर, आप उसमें कहेंगे? करंट अफ़ेयर में आप सारे दोस्त जो हैं वो पाक एमसीक्यूज़ कंसल्ट करें। पाक हाँ, एमसीक्यूज़ बिल्कुल। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सर सही लिखा है, स्टैटिक है और कुछ डायनामिक करंट हुँ, अफ़ेयर्स हैं। तो फ़ोकस करें आप करंट अफ़ेयर के ऊपर। पाक एमसीक्यूज़ काफ़ी है। हमने पीएचडी नहीं करनी है इसमें। बिल्कुल हमने एग्ज़ैक्टली। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने एग्ज़ाम को पास करना है। आपने कोशिश करनी है कि हाईएस्ट नंबर हम किसी तरह ले लें रिटन में, ताकि हमारा वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आप सबको क्वालिफ़िकेशन की कि हमारे वहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं। तो यहाँ से नंबर को बूस्ट किया जा सकता है यार, आप करंट अफ़ेयर के ऊपर काम करें। आप ख़ास तौर पर आप न्यूज़पेपर पढ़ें। पाक एमसीक्यूज़ तो आप पढ़ रहे हैं करंट अफ़ेयर के लिए, न्यूज़पेपर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम मुझे नायब तहसीलदार में पूछा था सर ने, नैयर साहब ने, कि आप ये बताएँ जी क्वाड क्या है? व्हाट इज़ क्वाड? तो मुझे अनफॉर्चुनेट नहीं पता था उसका क्वाड का, लेकिन मुझे फ़ौरन एक क्या कहते हैं उसको, वो नाज़िल हो गई चीज़ कि क्वाड जो है वो तो एक एग्रीमेंट है बिटवीन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो मैंने उनको बता दिया सर एक एग्रीमेंट है, ये मिलिट्री एग्रीमेंट है। तो उन्होंने पूछा हाँ जी बताएँ फिर वो उसके मेंबर्स कौन-कौन से हैं? तो मैंने बताया सर वो जापान है और उसके बाद उसमें इंडिया है, उसमें यूके है और यूएस। मैंने यूके का नाम ले दिया था। उसमें यूके और यूएसए। तो नहीं साहब कहते नहीं बेटा यूके नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो मैंने कहा सर थैंक ऑस्ट्रेलिया। और अभी यू। ये सर क्वाड की एक मीटिंग भी होगी वाशिंगटन में। जी, जी, बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़पेपर से मिलती हैं। अब वो जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं, आप इंटरव्यू के हिसाब से भी देखिए ना, सिर्फ़ आपने रिटन नहीं पास करना, आपने एलोकेट होना है। प्रॉब्लम है एलोकेशन की, प्रॉब्लम रिटन पास करने की नहीं है। आप देखेंगे 350 बंदा समथिंग उन्होंने रिटन पास कर लिया तहसीलदार का, समथिंग
30-36 बंदे जो है उन्होंने पास कर लिया नायब तहसीलदार का। अब सब बिल्कुल। इंस्पेक्टर का मैंने देखा है फैसलाबाद का 500 बंदा पास हुआ पड़ा है, 100 बंदा रखना है। तो रिटर्न पास करना मकसद नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना भी नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका एलोकेशन का। एलोकेशन के लिए आपको वेरी फर्स्ट डे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ करनी है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो आपका न्यूज़पेपर है। वो डॉन पढ़ लें, वो आप उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ लें, कोई नहीं, जिससे आपकी ओपिनियन बिल्ड हो जाए, आपको कुछ मिल जाए, तो डेफिनिटली आपको फायदा हो जाएगा। तो करंट अफेयर को आप एमसीक्यू से कर अच्छा, लें। हाँ, हाफिज अभी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है शहजाद का है, इंटरव्यू में ड्यूरेशन का कोई रोल इसमें बताएं, क्या रोल है? सर मैंने इंटरव्यू की बात चली निकली आपको है भी तो। तो पता है, आपने पीएमएस माशाल्लाह दी है, हम्म, और मैंने भी दो दोस्त देखे हैं। मैंने तहसीलदार इवन देखा है एक दोस्त, उसका 7 मिनट का था। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरा कांटेक्ट हुआ था उससे, 7 मिनट का था उसका ड्यूरेशन। तो हम्म, मेरा जो था वो 15 प्लस था। अब ये ड्यूरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आपका ना इंटरव्यू लंबा होगा इसलिए आपको उन्होंने निकाल देना। वो सोच रहे थे हम कौन सा पॉइंट निकाल लें ताकि इस बंदे को निकालें। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 13 पोजीशन दे दी। और बिल्कुल। उसका मैं ये सोच रहा था कि उसको 7 मिनट बाद निकाल दिया, 5 मिनट बाद, तो डेफिनेटली उनको कुछ ईज़ी नज़र नहीं आई इसके अंदर। तो मेरे अंदर ये था कि शायद मे बी उसको निकाल दिया, तो माशाल्लाह वो भी एलोकेट हो गया टॉप 20 में। तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू ड्यूरेशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल मैटर करता है। वो जो एग्जैक्टली, चीज़ मेरा मैटर भी यही करती पॉइंट ऑफ व्यू है। है, वो जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल और नॉन दोनों कम्युनिकेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपने कैसे ठीक, रिएक्ट। एक बड़े ठीक, अच्छे ठीक। प्यारे दोस्त हैं सर मेरे, तो हम्म, काफ़ी देर से वो तैयारी भी कर रहे हैं, उनका माशाल्लाह वो सिविल जज है। तो वो कहते होते हैं कि यार इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप जो है ना क्या आंसर कर रहे हैं ये नहीं, आप किस तरह आंसर कर रहे हैं ये किस देखा तरह से जाता है। कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। मैंने उनको माशाल्लाह काफ़ी इंटरव्यू दिए, मेरा ख्याल है शायद मे बी 7 हों हमारे। तो उनको इंटरव्यू काफ़ी दिए हैं। उन्होंने कहा आपने ये नहीं देखना कि आपने क्या आंसर किया, आपने ये देखना कि आपने एक्टिंग कैसे की है, आपने किस एग्जैक्टली। तरह। तो आप डेफिनिटली इंटरव्यू के साथ प्रिपरेशन करें, साथ करंट अफेयर करें पाक एमसीक्यू से। करंट अफेयर आपके हो जाएँगे यार क्लियर। आप बिल्कुल। 2 इयर्स के हिसाब में बता दिया आपको, 2 इयर्स को देख लें, पाकिस्तान करंट अफेयर है, उसके बाद वर्ल्ड करंट अफेयर है। पढ़ने में मज़ा आएगा यार, एग्जैक्टली। जब आप दिल लगा के पढ़ेंगे ना इसको, डेफिनिटली ये हो जाएँगे। आधे घंटे का काम है डेली का, बिल्कुल, डेली आधा समिट्स घंटा। फिक्स हैं, सपोर्ट्स फिक्स हैं, ट्रीटीज डिस्प्यूट्स वो फिक्स हैं। अब यूक्रेन पे बिल्कुल, अटैक बिल्कुल, हो गया तो ये फिक्स चीजें हैं, बहुत सारी फिक्स होती हैं जो। और बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, करंट अफेयर में अक्सर हम जो है वो प्रेसिडेंट याद करते हैं जी, पूरी दुनिया के हमने याद नहीं करने होते। सिंपल वो लाजमी याद करने हैं जहां या तो पाकिस्तान ने विजिट किया, या उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, या हमारा कोई वेरी गुड। ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। कोई जी, एग्रीमेंट बिल्कुल। हमारा हो तो वही एग्जाम में है। उसके अलावा अभी रिसेंटली इराक का पूछा था, तो इराक के उन दिनों जो है एम्बेसडर पाकिस्तान आए हुए थे, तो उसका एग्जाम में आ गया। तो ये सिर्फ उसी तरह से होता है जिनसे हमारे को रिलेशन चल रहे होते हैं। जो न्यूज़ नहीं, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, जो हाफिज साहब बता रहे हैं, ये वेबसाइट है और इस पे आप कर सकते हैं। आई थिंक एमसीक्यूज प्लेनेट के नाम से भी है। आजकल तो बहुत ज्यादा है ना, आजकल तो प्रॉब्लम ये है कि ठीक कौन सी चीज है, जैसे एक सोर्स आपने लिया फिर उसी सोर्स को लेके चले। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट बता रहे हैं हाफिज साहब आप? ज्योग्राफी? जी, नेक्स्ट ज्योग्राफी कर लें सर, ठीक है। अब ज्योग्राफी जो है ना, ये मेरे लिए ज्योग्राफी और ख़ास तौर पर जनरल साइंस, ये मेरे लिए बड़ा, दोनों ही बड़े प्रॉब्लमैटिक रहे हैं कि मैंने इनको कैसे करना है। अब मैंने ज्योग्राफी के लिए देखा कि मैं पास पेपर को देखता हूँ, उसमें वो पूछ लेता है जी फलाँ कैनल किधर है, फलाँ दरिया किधर है, फलाँ पाकिस्तान का छोटा कौन-सा है, बड़ा कौन-सा है, उसकी लेंथ कितनी है। आपका कुछ ना कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन जो है ना, अगर वो 7 नंबर का देता है ना, 6 नंबर का देता है मोस्टली, तो आपका वो 2, 3, 4 नंबर जो है ना, वो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं पास पेपर से। अब मैंने सोचा कि यार नहीं, मैंने जो है ना ये 6 के 6 नंबर लेने हैं किसी तरीके से। अब मैंने फिर एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीके पकड़ें, और उसका हम्म, एक स्टार्ट पे जो 1-2 है उसके चैप्टर, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप हम्म, उसको पढ़ें। मैंने उसके अंदर कैनल्स पढ़ी हैं, ग्लेशियर्स थे उसमें मे बी, और इस तरह के माउंटेन पासेस थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने वहाँ से की थी ज्योग्राफी से। बड़े शॉर्ट से हैं, मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम भी हुए तो 12 पेजेज़ होंगे, 12 से 13 कॉन्टिनेंट पेजेज़। वाइज कर लें, कॉन्टिनेंट हाँ जी, वाइज कर लें कॉन्टिनेंट वाइज़ बिल्कुल। इसको। तो ज़्यादा नहीं है, हम्म, उनको पढ़ लें। और उसके बाद मैं पास पेपर पे बाद में आऊँगा। पास पेपर बहुत अहम चीज़ है पीपीएससी में, वो बाद में उसके ऊपर बात करते हैं कैसे पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक, तो ओके। ज्योग्राफी का पोर्शन जो है ना, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। कॉन्टिनेंट्स मिल जाते हैं आपको, बॉर्डर्स मिल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें सर ने मेंशन की हुई हैं बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है कि ज्योग्राफी का पोर्शन जो है ना, आप वहाँ से तैयार करें, उसके बाद आप पास पेपर को मैं बताऊँगा कैसे करना है।
आप वहां से करें तो ज्योग्राफी आपकी 100% हो सकती है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दो इसमें सर आ जाता है जनरल नॉलेज को सर बाद में करते हैं, उर्दू देखते हैं। उर्दू मेरे लिए हाँ ये बहुत तो प्रॉब्लम, इसमें उर्दू पे इसको याद करना जो है ना उर्दू के लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि आपने उर्दू को कैसे याद करना है। ये सबके लिए आजकल प्रॉब्लम है। जी सबके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा मैंने मोस्टली मैं ये देखता होता था, मेरे जो फेल हुए हैं पेपर, वो जिलादार का मेरा एक पेपर फेल हुआ था, एडी एंटी करप्शन का मेरा 1 नंबर से रहा था, 85 मुझे बड़ा याद है, 85 पे मेरिट था उसका, मेरे 84 थे। तो मेरे जहाँ पे मेरा उर्दू पोर्शन अच्छा होता था तो मैं वहां पे निकल जाता था। अब जहाँ पे मेरा हम्म। पोर्शन डाउन होता था मैं गिर जाता था, मेरा नहीं था इतना मतलब वो इतना स्ट्रांग एरिया, उसको मैंने स्ट्रांग किया। अब कैसे किया उसको स्ट्रांग, कलीदे उर्दू पकड़े, और कलीदे उर्दू का जो एक एक क्वेश्चन है लास्ट में उन्होंने चैप्टर कुछ पेपर्स दिए हुए हैं पास पेपर्स, आप उसको पकड़ें जी, आप उसका एक एक क्वेश्चन जो है ना वो आपको आना चाहिए। आप एसएनडीएडी में देखें, आप तहसीलदार में देखें, आप रिसेंट असिस्टेंट में भी पता नहीं कौन सा था उसमें मैंने देखा था, सारे का सारा पोर्शन कॉपी पेस्ट किया हुआ उन्होंने। और इस तरह की चीजें, उसमें मुहावरात आपने करने, उसमें आपने पास पेपर करने हैं, कलीदे उर्दू की बात कर रहा हूँ, और उसमें आपने जो है वो ज़रबुल अमसाल करनी है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपने करनी है। अच्छा ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे बाद में समझ आई तहसीलदार के बाद कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 10 के 10 नंबर दे सकता है। मैं बिल्कुल। यहाँ पे 4 नंबर लेता होता था, 5 लेता था, यही मेरी जो है ना वो फेल होने की रीजन थी, तो इसको मैंने ढूंढ लिया था। तो ये अबू बकर बिल्कुल। साहब ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जो है ना वो कलीदे उर्दू को पकड़े। ये थैंक यू देखिए सो मच। क्लीदे उर्दू तो बड़ी सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, कोई बुक परचेज करना चाहे तो वो भी कर ले। अदरवाइज मैंने इसको प्रिंट आउट लिया हुआ, ये मेरे साथ ही पड़ी हुई थी ये क्लीदे उर्दू। इसमें इडियम्स देखें, फिर इसका जो पोर्शन एमसीक्यू वाला है वो अलग से किया हुआ है प्रिंट। तो जाहिर सी बात है चीजें देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, अब ये तो नहीं है। इसमें मैं शॉर्ट्स की एक बात ऐड करता हूँ, इसमें हाफिज साहब जानते हैं, शहजाद यहाँ पे हैं। अब आज वो एक मसला था कि मैं पेज पे भी देख रहा था कि यूपीएससी से गलती हुई है, 29-30 नाम जो है वो लिस्ट में दोनों सेम है। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी क्लास से थोड़ी देर पहले, शायद आप में से भी किसी ने देखा हो। तो इसका ज्योग्राफी का भी दोबारा इसमें बताते, तो उसमें ये था कि जी 3-4 बंदों ने कहा जी 29-30 नाम जो है ये दोनों सेम है, तो बेसिकली यूसुफ जलाल शाह और यूनुस जलाल शाह वो दोनों सेम ही थे। बट जाहिर सी बात है भाई हैं तो नाम तो सेम ही होगा। अब इसमें ये था कि अब उसका जो है जो छोटा भाई अब ही इज लॉयर, तो अब उसमें वो वकालत कर रहा है, उसका मेन मसला उर्दू का था। जब भी कोई मॉक टेस्ट मैंने लेना, उसके उर्दू में 3/10, 2/10 इसी तरह से नंबर आते थे। और उसने भी मेनली कलीदे उर्दू से की, फिर उसने अपने नोट्स भी बनाए खैर। तो जाहिर सी बात है उसकी मेहनत है, उसने जो है वो 3-4 टेस्ट दिए, उसका तहसीलदार का क्वालिफाई नहीं हुआ था, असिस्टेंट एसएनजीएडी का क्वालिफाई था, सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई था, आज नायब तहसीलदार क्वालिफाई है। तो मेहनत करनी पड़ती है, अब जाहिर सी बात है उसकी मेहनत है और वो बैठ के मेहनत कर रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात आपको करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा बताएं, इसमें कैंडिडेट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पे लेते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें हाफिज साहब एवरीडे साइंस। सर 1 मिनट जरा उर्दू के ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ हाँ बताएं इसमें। अच्छा सर पहले था कि तहसीलदार तक मेरा ख्याल शायद उन्होंने ना कॉपी पेस्ट किया हुआ था उर्दू को पकड़ हाँ के बिल्कुल। कलीदे उर्दू को। अब थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं। अब मैंने देखे हैं लास्ट पेपर, ये बिल्कुल। लेक्चरर के हुए हैं या बाकी, उनके अंदर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाया, वो लिया कलीदे बिल्कुल। उर्दू से ही। हम्म। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, रिसेंटली एक पूछा है लेक्चरर में, वो क्वेश्चन था मतलब क्वेश्चन में वो आंसर था, तो उसी को पकड़ के उन्होंने क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर बना दिया उसी से। यानी कि वो आंसर नीचे वाले नहीं लिए, क्वेश्चन से आंसर निकाला है। तो बात वही है, कलीदे उर्दू को आपको याद करना पड़ना, उसके क्वेश्चन भी याद करने पड़ने, उसके आंसर भी आपको याद करने पड़ने। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये डेफिनेटली हो जाएगा मेरा ख्याल। आप 20 दिन का काम है, रोज का एक पेपर कर लें, 20 पेपर है, वो आप उसको पढ़ लें, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल। जो है वो 7 to 8% सॉरी 70 to 80% आपका ठीक हो जाएगा। सर नेक्स्ट जो है वो जनरल साइंस मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, आपको पता है। मेरे लिए मैंने भी यही प्रॉब्लम थी। कई दफा आपको पूछा था कि सर इसका क्या करें, किस तरह ठीक, इसको टैकल और ये मजे की बात है कि हाफिज साहब मुझसे पूछते और मैं आगे से कहता मेरे भी यही मसला है। करें। बिल्कुल। तो और अब इसके भी लिए मसला मैंने, है। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल अभी मसला है। इसमें सर मैंने ये किया था कि मैंने मैक्सिमम किया था पाकिस्तान स्टडी को। मैंने कहा मैंने इसका 13-14 क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ना नहीं, एक भी नहीं जाना चाहिए। मैंने मैक्सिमम वर्क किया था उर्दू के ऊपर कि इसके 10 आते हैं, एक भी नहीं जाना चाहिए। मेरी इस्लामिक स्टडी बड़ी अच्छी थी, और उसके बाद ज्योग्राफी के ऊपर मैंने काम किया था, इंग्लिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था।
अब उनके ऊपर मेरा मुझे पता था कि अगर इनमें से आता है तो मैं 80+ चला जाऊंगा आसानी से, अगर मैं जनरल साइंस का एक भी नहीं करता। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने जनरल साइंस को टच ही नहीं किया था। मैंने विटामिन्स वगैरह पढ़े थे और उसके बाद डिस्कवरीज कुछ थी वो देख ली थी, उनको याद किया था। कुछ इस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, वो बैरोमीटर और पायरोमीटर इस तरह के, बिल्कुल। उनको मैंने देख लिया था। ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये मतलब मेन जो टॉपिक्स थे ना जो एक्सपेक्टेड हैं कि ये आ सकते हैं अब ये आगे, तो देखिए ठीक है पूरा नहीं। सिलेबस आपको आपको तो डाइसेक्ट करके मिल रहा है, हाफिज साहब और मैं, जो बहुत से हम लोग हैं जिन्होंने हम खुद डाइसेक्ट किए, हमें तो नहीं पता होता था। ये बिल्कुल ऐसे ही था आपने, हाँ, आपके साथ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपने मुझे बाद में दी है, मुझे तो आज पता हम्म, चला इसको देख के। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बनी भी बाद में थी, ये बनाई भी बाद में थी। जी जी, इस तरह हाँ बिल्कुल, ब्रांचेस ऑफ साइंस से क्वेश्चन पूछता है, डिस्कवरीज से पूछता है, यूनिट्स दिए हुए हैं। बिल्कुल तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, इन्हीं को सामने रख लें मेरा ख्याल है यार पीपीएससी के लिए। बिल्कुल। वो जहाँ से मिलें ये चीजें आप नेट से डाउनलोड कर लें या आप किसी बुक से, ये मिल जाएंगे आपको उससे, इंसाइक्लोपीडिया से। तो इंसाइक्लोपीडिया में सारी चीजें हैं मेरा ख्याल है। तो आप ये कर लें, मेरा ख्याल है ये काफी है। मेरा वीक पोर्शन था, मैं इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता ज्यादा। ठीक हो गया। ठीक है, चलें इसमें जो इसमें मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि इसमें जहाँ पे, जैसे मैं अगर सिंपल अपनी बात करूँ, मेरे लिए इस पूरे पेज में जो सबसे बड़ा मसला था वो बायो का था। पीएमएस में मैंने 6 सवाल छोड़े थे लास्ट टाइम, और 6 के 6 जो थे वो एवरीडे साइंस के थे, जो बायो के पोर्शन से पूछे हुए थे। और क्योंकि मेरा जो है वो मेजर मैथ है, तो मुझे जाहिर सी बात है इसमें इश्यू आता है। तो ये सबका ही मसला होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट सबको प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो इनमें चीजों को अब यहाँ पे तो आपको डाइसेक्ट करके दे दिया है। जैसे फूड साइंसेज हैं तो इनको देखें आप, सेलेस्टियल बॉडीज हैं आप, प्लैनेट्स को देखें, तो यहाँ पे तो आपको टॉपिक वाइज मिला हुआ है। ये इसका ओरिजिनल सिलेबस है जो पीपीएससी ने मेंशन किया है। तो कुछ चीजें जो आपको पता है तो आप उनको भी देखें और मजीद इसको एलेबोरेट करें। नेक्स्ट ऑफिस ऑफ कंप्यूटर है इसमें, और जी बहुत मेजर रोल इसने प्ले किया तहसीलदार और नायब तहसीलदार में। जी जी, इसमें सर कंप्यूटर ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्लस वो सब इंस्पेक्टर और इस तरह मतलब सारे हम्म, जितने पेपर आ रहे हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी था कंप्यूटर काफी ज्यादा, बिल्कुल शायद नहीं, मुझे याद नहीं है। तो काफी अच्छा मतलब इसका पोर्शन होता है। तहसीलदार की बात कर ले, 30% था तहसीलदार में, नायब बिल्कुल। तहसीलदार में 30% था। कंपोजर इवन 30% था, 2 सीट्स थी पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी वहां पे भी, वो इसी की वजह से दी थी, कंप्यूटर की वजह से। अब करना कहाँ से है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो लोगों को, दो तरह के लोग मुझे मिलते हैं, कंप्यूटर वाले या मैथमेटिक्स वाले। वो जनरल साइंस कर लेते हैं, वो उर्दू कर लेते हैं, इंग्लिश कर जाते हैं इवन, लेकिन प्रॉब्लम आती है इधर कंप्यूटर में और मैथमेटिक्स में, कि इसको कैसे करें। मैथमेटिक्स की बाद में बात करते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं। तहसीलदार में, नायब तहसीलदार में, इवन सब इंस्पेक्टर में, कंपोज़र में, इनमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन था और अप्रॉक्सिमेटली 30% था। और इसमें सारे का सारा कॉपी पेस्ट था एग्ज़ाम वीडा से। एग्ज़ाम वीडा से क्वेश्चन बने थे, उनको तोड़-मरोड़ के बनाया गया था, थोड़ा बहुत आगे-पीछे किया गया था और आपको बताया पूछा गया था, जी ये बताएँ इसके बारे में क्या है? मोस्टली उनका जो फ़ोकस था वो था एमएस वर्ड के ऊपर। बिल्कुल आपने हिस्ट्री लिखी है, अब सर प्रॉब्लम ये होगी, यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले बंदे नहीं हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, वो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हिस्ट्री क्या थी और क्या सिस्टम था ये। उनको फ़ोकस करना चाहिए 2 चीज़ों के ऊपर, एमएस ऑफिस के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर। ये मोस्टली पूछा जाता है। एमएस ऑफिस में भी आगे जाके आप उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये किया जा सकता है कि आप एमएस वर्ड की बात करें, पहले उसको पढ़ लें, बड़ी अच्छी तरह पढ़ें। उन्होंने पोर्शन बनाए हुए हैं एग्ज़ामवीडा वालों ने। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप एग्ज़ामवीडा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करके देख लें, वो आपने डेफ़िनेटली एग्ज़ामवीडा से पढ़ा होगा और बाकी वेबसाइट पे भी वही क्वेश्चन होंगे। और कुछ एक इक्का-दुक्का जो है वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ामवीडा पे नहीं मिलेंगे। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है। अच्छा एक और चीज़ है, उनको पीपीएससी को भी पता है कि ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये सारे एग्ज़ामवीडा पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका मकसद जो है वो ये है कि इनको कंप्यूटर के बारे में कुछ हो-नो हो जाए, इनको कुछ पता हो कंप्यूटर का। तो एग्ज़ामवीडा आपको हो-नो भी दे देता है, एग्ज़ामवीडा आपको पास भी करवा देता है, एग्ज़ामवीडा आपको जो है वो अच्छे नंबर भी दे देता है। और मैं जो है वो इनका, एग्ज़ामवीडा वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं की वजह से मेरी एलोकेशन हुई है। मेरा ख़्याल है कि मुझे याद है कि तहसीलदार में 27 थे मेरे थ आउट ऑफ 30, 3 गलत हो गए थे। एक तो मेरा अपनी जानबूझ के गलत कर लिया, दे कहीं और रहा था, लगा कुछ और दिया। तो 2 मेरे गलत थे वैसे। तो ये कंप्यूटर ने बड़ा पोर्शन बड़ा रोल प्ले किया था एग्ज़ामवीडा से। बिल्कुल तो आप एग्ज़ामवीडा कर लें, बाकी अगर आपको टाइम मिले तो डेफ़िनेटली आपको वो 5-6 वाली बुक्स जो हैं बेसिक, उनको पढ़ लेना चाहिए। लास्ट टाइम
एक पेपर था, मे बी याद नहीं मुझे, उसमें उसने बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था, मतलब जनरल पेपर है एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता, वो बायो के लोग हैं, वो फिजिक्स के डेफिनेशन लोग थी हैं। सिंपल। हाँ जी, इस तरह कुछ था मे बी। तो वो मैंने देखा है, वो 5 की बुक के ऊपर पढ़ा हुआ है, 6 में पढ़ा हुआ है। तो आप उसको पढ़ लें, अगर टाइम है तो अगर आपने इस एरिया को बहुत ज़्यादा सॉरी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एग्ज़ामिनेटर के बाद आप 5-6 की बुक्स पढ़ लें कंप्यूटर की, शॉर्ट्स ही हैं। मेरा ख़्याल है बड़ी बात हुई तो 25-25 पेजेज़ होंगे और बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, आपको पिक्चर मिल जाएँगी आपको और ठीक है। और तो एग्जाम आप बीटा के तो 5 नोट्स मैंने इसमें भी शेयर कर दिए हैं पीडीएफ में, उसको एक बार पढ़ लें, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लें। इसके नोट्स भी हर जगह आपको जी, जी, मैंने नोट्स देखे हैं सर आपके, अच्छे अवेलेबल हैं है, एकदम। बहुत सारी जगहों पे, बहुत से सोर्सेज पे अवेलेबल है। इसको फिर मैंने जरा उसमें उसमें मैंने वो फिर उसमें ये कर दिया था कि जरा वो पढ़ने का प्रिंट आउट ले लें, तो फिर वो आसानी रहती है पढ़ने में। उसका सिर्फ ये था कि बाजू का तब इस वजह से नहीं पढ़ते कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। जी, बिल्कुल। जेएस धंजू जी, बिल्कुल शहजाद, वो भी बहुत अच्छा चैनल है, प्रैक्टिस करके दिखाता है, लेकिन वो भी एग्जाम बेटा वाले ही क्वेश्चन है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। 3-3 घंटे की वीडियो, अब तो उनकी नई अपडेट्स भी आ रही हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जेएस धंजू के नाम से चैनल है, स्टूडेंट सक्सेस के नाम से चैनल है, और पढ़ाने वाले का नाम जेएस धंजू है, इंडियन चैनल है ये। ठीक है, आप इस इसमें कंटिन्यू करें। जी। तो कंप्यूटर का सर काफ़ी है, एग्ज़ाम बेटा करें बिल्कुल। यार आप ऑफ़िस कर लें और उसके बाद इंटरनेट का कुछ दिया हुआ उन्होंने वो कर लें, तो डेफ़िनेटली आपका अच्छा पोर्शन हो जाएगा। आउट ऑफ 10 आपके मेरा ख़्याल है कि 8 7 8 जो है वो आ जाएँगे। अगर आप 10 लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आपको जाना चाहिए वो 5-6 की बुक्स के ऊपर। अब आए आप सब इंग्लिश पे, जो सबसे 100 नंबर का पेपर था, और अब भी जाहिर सी बात है ये हमेशा ही रहता है। एफपीएससी में 20 नंबर का ये कंपलसरी है। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे ना एक लोगों के अंदर, दोस्तों के अंदर जो है ना वो एक ख़ामी नज़र आती है हर बंदे के अंदर। वो मुझे अपने अंदर भी आती है वो, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ठीक है जी ये है जैसे आपने सर सिलेबस दिया हुआ है, हम हम्म। स्टार्ट करते हैं कि हम ना सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ढूँढ रहे होते हैं कि एक्टिव वाइज़ पैसिव वाइज़ करेंगे। हम्म। तो उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि कहीं न यार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हैं। अच्छा हम्म। वो चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो हमें पहले थोड़ी बहुत जिनकी हौ-नो होती है, जिनको हम देख के कर सकते हैं कि हाँ यार इसका आंसर ये बनता है। हम उसको करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, उसको छोड़ दें यार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 10th में पढ़े थे, आपने मेबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी शायद पढ़े थे हो हमने। जाते हैं कुछ तो ना कुछ, उनको कर ये लें तो। हाँ, उनको देख के सर हो जाता है, बंदे को आइडिया हो जाता है कि हाँ जी, मुझे ये पता है, ये हो सकता है। तो वो जो हो सकता है ना, वो आपको पता है। अच्छा, वन वर्ड का आपको नहीं पता, आप वहाँ पे ये नहीं कह सकेंगे, ये हो सकता है, मुझे पता है। तो एग्जैक्टली। इसको पढ़ें सबसे पहले। अच्छा, वन वर्ड के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आपको मैं क्या कहते हैं उसके लोहे के ऊपर लिख के दे देता हूँ कि वन वर्ड सारे के सारे आपके एग्ज़ाम विंडो से आते हैं। 9 बिल्कुल। सेक्शन है उसके, और अगर आप 1 सेक्शन भी पढ़ें डेली का, अ, आप आधा सेक्शन पढ़ लें, 18 दिन में आपके जो है ना वन वर्ड कंप्लीट हो जाएँगे। और बिल्कुल। आपको वो मैंने देखा था, सॉरी उसमें इलेक्शन ऑफ़िसर था, उसके बाद हम्म। ये एग्ज़ाम सॉरी तहसीलदार था, नायब तहसीलदार, तो इवन वो सब इंस्पेक्टर का पेपर बाद में मैंने देखा था, उसमें वन वर्ड वो सारे के सारा सारे सारा वहीं से आए हुए थे। जी। तो वन वर्ड को लगाएँ रट्टा यार, एग्ज़ाम विंडो से पकड़ें इसको, लगा दें, शुरू कर दें कल से ही, बल्कि आज से शुरू कर दें, रात लगा दें इसके बिल्कुल। ऊपर। और आपका वन वर्ड का पोर्शन बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको 2 नंबर जो है अगर आप मिलते हैं 2-3 नंबर, तो ये बड़े यार मैं कहता हूँ डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये 2-3 नंबर जो है ना फाइनल एलोकेशन में। अच्छा, वन वर्ड आपका इस तरह हो जाता है, अब एग्ज़ाम विंडो की तरफ से चले जाएँ। अच्छा, इडियम्स, इडियम्स के लिए मैंने 2 सोर्स यूज़ किए थे। मैं क्योंकि बड़ा एतमाद करता हूँ एग्ज़ाम पे, तो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम को किया था, उसके मेरा ख़्याल 7 सेक्शन है इडियम्स के लिए। तो मैंने एक-एक इडियम को याद किया हुआ था, बल्कि इनको मैंने मेरा ख़्याल है कि रजिस्टर के ऊपर सारे लिखे और उनके आगे उनके मीनिंग लिखे हुए थे। एक तो ये है। इतना ज़्यादा मेरा नहीं था स्ट्रॉन्ग, मुझे भूल जाते थे बाज़-औक़ात। अच्छा, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने फिर जो है ना वो एक ग्रामर है मेरे पास, एसएम शाहिद साहब की है। ये एफए की ग्रामर है। तो मैंने यहाँ से इसके राउंड अबाउट 500 बन जाते हैं इडियम्स, उनको मैंने रट्टा हम्म। लगाया हुआ है और आज तक वो रट्टा ही चल रहा है। मैंने वो मैन ऑफ पार्ट्स था मे बी कहीं पे, हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, एक हमें इडियम आया था मैन ऑफ पार्ट्स, तो ये डेफ़िनेटली यहीं से कॉपी कर दिया गया था सीधा ही। और उसके बाद एग्ज़ाम विंडो से काफ़ी इडियम्स आए थे और इंशाल्लाह सर के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, 90 प्लस जाएँगे जीके में। तो देखते हैं सर किधर से पहुँचते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें यहीं से थी। इडियम्स आप करें एग्ज़ाम रीडर से और उसके बाद आप करें कोई बुक ले लें, मैंने ली थी एसएम शाहिद की। अच्छी बुक है, शॉर्ट से इडियम्स हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, आपको याद आ जाएँगे सारे ये।
इसको कर लें यहाँ से। एक एक चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मेरे पास एक वीडियो थी, उसका नाम था ये था इंडियन था एक, क्या नाम था उसका, मैं शेयर कर दूंगा सर। ठीक हो गया। अ, बड़ा एक तो अच्छा है बंदा वो, है, क्या नाम है उसका? अब मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा। चलें, एक तो एकदम बेसिक के नाम से चैनल है, वो भी काफी अच्छा है। एक दूसरा है तरन ग्रोवर, उसके भी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सर एक था, वो बड़ा अच्छा बंदा था, क्या नाम था उसका, वो शो भी आता है उस नाम से, उसका नहीं, उस नाम से वो इंडियन शो बड़ा मशहूर है, पॉपुलर कॉमेडी का, क्या वो अ, कपिल शर्मा के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, कपिल देव शर्मा उसका नाम है। ये वो कपिल सही देव हो गया। शर्मा कॉमेडी वाला नहीं है, ये तो ये इंग्लिश ना का हो है। कि मैं आप यूट्यूब का सोर्स बताएं और फिर वो कपिल देव का कपिल शो देख देख के हम टाइम गुजार रहे हाँ, ये भी होता है। अच्छा, सबसे बड़ी मैं कहता हूँ रीजन जो है ना, वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करने की, यूट्यूब पे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखना और उसके ऊपर काम करना है। कपिल देव शर्मा, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, सॉरी, उसका ये एग्जैक्ट उसका जो है ना वो चैनल का नाम है, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। तो उसको हैं। देखें यार, वो बहुत बड़ा गुरु बंदा है। मैं कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है तो उसी बंदे को आती है, और वो बता देता है कि इंग्लिश है क्या असल में। तो पार्ट्स ऑफ बिल्कुल। स्पीच अगर उससे कर लेंगे तो डेफिनेटली कहीं किसी सूरत आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता वो कपिल देव शर्मा से। अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह उसमें मैं जो नेक्स्ट सेटअप बना रहा हूँ अभी सब इसमें जो स्क्रीन वाला, तो मैं भी जरा वो इंडियन, क्योंकि देखें वो बहुत एडवांस है हमसे एजुकेशन के मामले में, ई लर्निंग में। तो जाहिर सी बात है, हम अभी स्लाइड पे मौजूद हैं, अभी हमने चले कैमरा इसमें लगा लिए हैं, चलो कुछ स्लाइड पे हम पेन टैबलेट यूज कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो स्क्रीन पे ही इसमें करेंगे जो होगा। तो जाहिर सी बात है, हार्ड वर्क। और देखें, कभी एंड नहीं होता लर्निंग का, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, हम सबकी लर्निंग जो है वो चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसे जी ही है। हाफिज साहब। अच्छा सर, उसके बाद आ जाता है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको छोड़ जाते हैं। ये एफपीएससी में, ये पीपीएससी में, ये पीएमएस में, ये इंग्लिश का जो पेपर है पीएमएस में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम्म। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप प्रपोजिशन को करें कहाँ से? हम स्टार्ट हो जाते हैं जी कि हमने पास पेपर को कर लिया, काफी प्रपोजिशन हो गई हैं, ठीक है, पास पेपर को हम्म। करें, उसके ऊपर हमने बात करनी है, एंड पे करेंगे उसके ऊपर। तो प्रपोजिशन को आप बीए वाली ग्रामर ले लें, आप एफए वाली ग्रामर ले लें, उसके ऊपर फिक्स प्रपोजिशन है सारी। मतलब कस्टम के साथ हमेशा टू यूज होता है, अबाइड के बाद साथ हमेशा बाय यूज होता है। तो इस तरह की चीजें, एक्सीड के साथ हम टू लगा देते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेंगी। जैसे ही आपके साथ सामने वर्ड आए तो आपको याद आ जाए, हाँ यार इसके साथ अफेक्शन फॉर होता है। तो इस तरह की चीजें याद करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। और सबसे मुझे प्रॉब्लम जो लगती है वो प्रपोजिशन से, सिनोनिम से और एंटोनिम से, इनको याद करना पड़ता है। आपको बिल्कुल। क्लू नहीं देते ये कि थोड़ा बहुत आप बंदा तुक्का लगा लेता है ना कि यार ये नहीं, ये पॉसिबल है। तो सिनोनिम और एंटोनिम और प्रपोजिशन जो है ये ऐसा ऐसा कुछ देती नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी। तो प्रपोजिशन मेरा, मैं जो कहूंगा कि वो आप बुक ले लें, बीए वाली ले लें, आप एफए वाली ले लें, कोई ले लें जो इजीली अवेलेबल है आपके पास। नई ना खरीदें, इतने ज्यादा पैसे ना लगाएं, जो मिल जाए इजीली वो ठीक है। तो वहां से कर लें प्रपोजिशंस। बिल्कुल। एनालॉजीज, एनालॉजीज टॉपर्स, टॉपर एक वेबसाइट है, आप उसको देखेंगे तो उसकी जितनी एनालॉजीज आप कर लें। और अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो जो रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं लेक्चरर के, या कोई भी रिसेंट को पेपर हुआ है, उसमें अगर उसने कोई एनालॉजी पूछी है तो उसको सर्च करके जरा देख लें, तो टॉप पे आपको नजर आ जाएगा टॉपर्स। तो बिल्कुल। आपको वहां से मिल जाएगी एनालॉजीज, वहां से कर लें। और दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनालॉजीज का, वो है आपका एग्जाम वीडा। एग्जाम वीडा के ऊपर मेरा ख्याल है कि उन्होंने 30-40 एनालॉजीज दिए, से ज्यादा लिमिटेड नहीं। है, बिल्कुल लिमिटेड। हाँ, तो उनको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रोज देख लिया करें, 10 मिनट दे दिए उनको एनालॉजीज को, तो मेरा ख्याल आपको याद हो जाएंगी। आप बल्कि पढ़ाना शुरू कर देंगे, यार एनालॉजी का ये वाला जो नंबर है ना, ये फलां नंबर पे एनालॉजी है, 8-10 दिन बाद, बिल्कुल। तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, याद हो जाएगा वो। तो एनालॉजीज वहां से आपकी क्लियर हो सकती है। एक्टिवाइज पैसिवाइज के ऊपर वर्क ना करें, थोड़ा बहुत एक लेक्चर देख लें जो कंप्लीट आपको बता दे कि हसनैन एक्टिवाइज। जिलानी साहब के बहुत अच्छे लेक्चर पढ़े हुए हैं, फिनेशिया मुल्तान, मेरे उस्ताद मोहतरम है हसनैन जिलानी साहब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, तो वहीं से एक बार उनके लेक्चर सुन लें तो क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, आधे घंटे का या घंटे का एक-एक लेक्चर सुन लें इनके बिल्कुल। ऊपर, 1 दिन में ये क्लियर हो जाएँगे आपकी। इनको आप बिल्कुल। वैसे ही सिलेबस से, मैं इधर सर को नहीं कह रहा, वैसे आपको बात करने लगा हूँ कि इनको सिलेबस से वैसे निकाल लें फिलहाल, कि हमने इनके ऊपर वर्क नहीं करना है, इनके ऊपर आप लास्ट डे के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट नाइट एग्जैक्टली के हो ऊपर। सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
अच्छा, उसके बाद आता है मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इनको कहाँ से हम्म, करना है। हाँ ये मैंने कई कई दफा सर से पूछा है कि सर ये मुझे बताएं इसका क्या हल है, क्या करें इसके लिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपने इडियम्स इतने ज़्यादा कर लिए, आप वन वर्ड के ऊपर बादशाह बन चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कपिल साहब ने आपको करवा दी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपका इंग्लिश का अच्छा खासा पोर्शन जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब आपको इत्मीनान आ चुका है कि अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं भी होंगे ना, तो आप कर जाएँगे। आपका 80% 70% इंग्लिश का पोर्शन ठीक हो गया। अब हमने उसको मज़ीद बेहतर करना है। मुझे सर ने बताया था 501, मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया अब तहसीलदार के बाद। मैंने उसको स्टार्ट किया रीड करना 1 बाय 1, 1 पेज डेली का कर रहा हूँ। लेकिन मैं कर इस तरह रहा हूँ कि उसका जो मेन वर्ड है उसको भी और साथ में उसके जो सब जितने ऑप्शन ऑप्शंस हैं नीचे उनको भी। 1 पेज करता हूँ डेली और उसको मेरा ख़्याल है कि मैं 40 दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ। फिर मैं दोस्तों को बताता हूँ कि यार ये मुझसे सुनो, यार ये मुझसे सुनो। मेरे कलीग जो हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, इज़्ज़त भी दे। तो अब वो सुनते हैं। वो बाज़-औक़ात हो जाते हैं तलख़ लेकिन सुनते हैं। अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे। तो ये सिनोनिम मैं अब इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, एंटोनिम्स के ऊपर अब कर रहा हूँ। अच्छा प्रीवियसली मैंने इसको किया था पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर में जितने सिनोनिम्स, हम्म, एंटोनिम्स थे, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। कोई बंदा मुझे वैसे ही लफ़्ज़ बोल दे, मैं बता देता हूँ ये फलाने पेपर में था यार ये वाला वर्ड। मतलब इतने हम्म, अच्छे तरीके से याद किए हुए थे। तो अच्छा पोर्शन हो गया था इंग्लिश का इस तरह से, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। 501 पढ़ लें या इसके बारे में सर जो है वो मज़ीद गाइड कर सकते हैं। अच्छा सॉरी उसके ऊपर हम्म, जनरल साइंस के ऊपर और सिनोनिम्स के ऊपर, ये सारी बता सकते हैं, मुझे इसका नहीं आइडिया। अच्छा अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो तीन चीजें। एक तो हम आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं। कहीं से हमने वीडियो सुन ली जी, आप GRE के 3500 वर्ड याद कर लें, आपके सिनोनिम एंटोनिम गलत नहीं होंगे। पहली बात, हमने भी जोश में आके, मैंने भी बड़े जोश में आके प्रिंट आउट कर लिए, आज तक नहीं पढ़े गए 3500 वर्ड। ठीक है, ये मेरे पास अभी भी ये निकाले शहबा, हुए पड़े हैं, पढ़ा एक लफ्ज़ नहीं वहाँ से। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें सबसे पहले तो 501, इसमें जैसे मैंने कहा है कि वो बहुत अच्छा सोर्स है। फिर अगर 3500 स्टार्ट करने हैं तो फिर बैरन से स्टार्ट करने, ये हमने लास्ट सेशन में किए थे 333। ठीक है। और इसमें जो जिलानी साहब की ये बुक शहबाज आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे साथ ही पढ़ी है, इसे मैं इसे ही देखता रहता हूँ। और सर ने तो मतलब हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन सर की तो मजीद इसमें एक्सप्रेसिव है, ये अगर आपको नजर आ रही हो। ये है पनेशिया सीड्स और रूट्स, दो इनकी बुक्स हैं, एक मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो अगर आप, ये इनसे ऑनलाइन भी मिल जाती है, अदरवाइज अगर आप इस तरह से देखें तो ये है। इसके अलावा एक और बुक है, वो भी मेरे टीचर हैं, सलमानुल वहीद साहब, शायद आपने नाम सुना हो उनका। ठीक है, तो उसमें उनकी है केमिकल ग्रामर, जो खान साहब ने भी रिकमेंड की थी। उनकी भी एक पेक्टोरियल वोकेबलरी है और वो इजीली अवेलेबल है। आप इन्हीं के नाम से सर्च आउट करें, डॉक्टर सुलेमानुल वहीद, इनकी वेबसाइट भी इसी नाम से, मैं भी शेयर कर दूंगा। और वो भी पिक्चर फॉर्मेट में वोकेबलरी है। तो ये 1 बाय 1 ही करनी पड़ेगी। जो भी स्टार्ट करें फिर उसको जेड तक एंड करें, 3500 के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। 333 कर लें, 501 कर लें, 800 कर लें, 1100 कर लें, 1500 कर लें, फिर 3500 पे चले जाएं, वो तो बाद की बात है। तो इसको जरा आइडियलिज्म से हट के जरा प्रैग्मेटिज्म पे आए, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनकी तरफ जाएं। ठीक हो गया। SP बख्शी, हाँ इनकी भी बहुत अच्छी है। तो जाहिर सी बात, ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा हाफिज साहब इसमें रह गया, इसमें मैथ, हाँ मैथ जी, पे आ जाए। अच्छा। FPSC में तो बड़ा इसका डिसिसिव रोल होगा, जाहिर सी बात है 20 नंबर इसमें होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सर। इसमें आपको मैं एक चैनल है मैथमेटिक्स हम्म, का, वो भी तामिल है, वो मेरा ख़्याल इंडियन है हम्म। और उसका नाम था आपका, एक तो सर जी मैं के नाम से देखूँ है। नहीं, नहीं सर उसमें बड़ा अच्छा बंदा है वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसके। उम, फ़ील फ्री टू लर्न, ठीक हो गया, फील फील फ्री टू लर्न। फ़ील फ्री टू चलें, लर्न। मैं ये यहाँ मैंने पे नहीं मैसेज देखा, कर मैं इसे देता हूँ। देखता हूँ। बड़ा अच्छा चैनल है इस बंदे का और वाक़ई ये बंदा जो है ना वो मैथमेटिक्स का सही बंदा है। मैं सही हो लिख गया, देता हूँ इसको 1 मिनट। ठीक हो गया। ये आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा, ख़ास तौर पर जो हम्म, आपके बन जाते हैं, ये एवरेज क्या है, ये परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, ये परसेंटेज है। सारी चीज़ें हम्म, मेंशन की हुई हैं, अलग-अलग उसने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। उसको पहले सुन लें, उसके बाद आप अच्छा मैथ के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मैं कहता हूँ आपका 80% ज़रूरी है
कि आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। बिल्कुल 100%, 80 भी ना कहें, 100 वाली बात है इसमें। हाँ जी, 20% सर कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ले लें 20%, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब करनी कहाँ से है प्रैक्टिस? आप मोस्टली वो रिकमेंड कर देते हैं आप 9th की बुक ले लें, वो मैथ वाली जनरल ग्रुप की, वो आपको बड़ा अच्छा दे देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम को पकड़ें यार। एग्ज़ाम के ऊपर आपको अलग से एक्सरसाइज़ मिल रही हैं, एवरेज की है, परसेंटेज की है, बाकी सारी चीज़ें। इंडिया इंडिया बेक्स है, वो शॉर्टर है रिलेटिवली, अगर हम बात करें ना एग्ज़ाम की, उससे शॉर्टर है। तो आप एग्ज़ाम विटा के ऊपर रहें। बड़ी ऑथेंटिक है वेबसाइट, मैं बार-बार इसको कहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। इसने इसने बहुत रोल प्ले किया है मेरी सक्सेस लेकिन में। बिल्कुल, और लेकिन इसमें मैथ में इरेलीवेंसी बहुत है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ये इसका हाँ जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आप कह सकते हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये हमारे पाकिस्तान में एग्जाम में आता है या नहीं आता। हाँ सेट की जी। बुक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें ठीक हो गया ऑफिसर। तो इंडिया बिक से बट देख लें प्रैक्टिस, अगर आप जी, इंडिया बिक्स प्रैक्टिस बहुत अच्छा सोर्स है। इंडिया बिक से देखें और साथ में मैं बार-बार यही कहूँगा मैथ के लिए कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके मैथ के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उसमें एफपीएससी में अगर आपने रिकमेंडेशन लेनी है तो मैंने तो फर्स्ट टाइम अपीयर होना है एफपीएससी में, इतना ज़्यादा हम्म एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है पेपर को देख के कि आपकी रिकमेंडेशन में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मैथमेटिक्स का है और इंग्लिश का है। 100% यही 100% है इसमें होगा, इंग्लिश और मैथ दो चीजें। इंग्लिश और मैथ। तो एफपीएससी के लिए ये मैथ करें आप, एग्जामविडा से करें, इंडिया बिग से करें, जो अच्छी लगती है आपको, इससे करें। ये दोनों से करें, इसके अलावा ना कहीं पे जाएँ, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस पे क्लियर हो जाएँगे। तो फील फ्री टू लर्न पहले देखें, एवरेज का कॉन्सेप्ट ले लें वहाँ से, उसके बाद आप कोशिश करें, नहीं होते तो छोड़ दें, नहीं होते तो किसी ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे कर दें, सर को कर दें इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। ये आपने तो अच्छी बात कही है लास्ट वाली, जी, बिल्कुल। टाइम वाली। सर थैंक यू। और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का यही है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क ज़रूरत नहीं है उसकी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप सबके बिल्ड हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था। जिसने एफएससी इंजीनियरिंग में की है उसने आगे भी पढ़ ली है। चलिए डेफिनेटली। बायो वालों ने भी मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है मैथ को। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है हमें, परसेंटेज थोड़ी बहुत आती है। तो थोड़ा-सा उसको मज़ीद यार कर लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें बट थोड़ी-सी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना इसमें, फिर ये कुछ नहीं जीरो वाली होगा। बात है, या जीरो या हीरो। जी, बस बिल्कुल। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपके 20/20 ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन एफपीएससी में मैं इतना कहता हूँ कि जैसे मेरा मास्टर मैथ में है, बट एफपीएससी की मैथ ऐसी आती है जो एक बार तो पसीना छुड़वा ही देती है। बिल्कुल, चाहे जितना बिल्कुल। भी उसने पढ़ा हो, तो जाहिर सी बात है एक बार वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये नहीं होता कि हमें जो है वो इसमें देख के ही पता चल जाए कि बस ठीक है ये तो सवाल आता है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। एफपीएससी में हमें जरा पेन को थोड़ा सा हिलाना जुलाना पड़ता है। कलीम, जी। इसमें पास पेपर पे भी बात करते हैं, बिल्कुल लास्ट पे बस एक दो रह गए हैं, तो फिर इस पे कंक्लूड करते हैं, तो फिर हम पास पेपर पे बात करेंगे। नेक्स्ट सर ठीक हो देखते हैं गया। मैथ के अलावा आगे क्या है, इंग्लिश हो गया है, स्टैटिक मैथमेटिक्स। जीके पे बात करें, इसमें जनरल नॉलेज रह गए, बस यही रह गए आई थिंक सो। हाँ, जनरल नॉलेज रह गया। अब देखें, आपका माशाल्लाह अगर ये तैयार करते हैं जो हमने आपको बताया है, मतलब आपका उर्दू हो गया है, इस्लामिक स्टडी हो गई है, पाकिस्तान अफेयर हो गया, सारी चीज़ें। अब आपका ऑलमोस्ट आपका 60-65% आपका पेपर रेडी है। अब आपका रह गई 35% पेपर, हमने 100% पेपर करना है। वो थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम आती है साइंस में, आपको नहीं आनी चाहिए जो साइंस के बैकग्राउंड के बंदे हैं, मैं तो कंप्यूटर का था इसलिए प्रॉब्लम आती थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अगर साइंस के हैं तो आपका 65% हो गया। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो चलें आपका 57% या 60% हो गया, 5 को निकाल दें। अब आपका रहेगा जी 30% या 35%, उसके लिए आपने पढ़ना है पास पेपर्स को। अब पास पेपर को पढ़ने का तरीका ये है जो मैंने अडॉप्ट किया है और बड़ी देर बाद मुझे इसकी समझ आई, बड़ा टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर और ये मेरे 3 साल या ढाई साल लगने का सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने गलत पढ़ा इसको पास पेपर्स को। इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए था जैसे मैंने पढ़ा। तो लेकिन ये भी है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पास पेपर्स जो है ना आपने पढ़ना है देखें, आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 1947 में बना। तो आप सबको पता है कि कायदे-आज़म जो है 25 दिसंबर को पैदा हुए थे जी। आप सबको बेसिक चीज़ें सबको पता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कर दिया था सिंध के ऊपर। ये हर हर बंदे को पता है। अब इसको बार-बार पढ़ने की यार ज़रूरत नहीं है। आप जब देखेंगे ना पेपर, कोई पेपर पकड़ लें, नया पेपर आ जाए या आपका कोई पुराना पेपर उसको पकड़ें, आपको नज़र आएगा कि आपको यार कुछ भी नहीं आता, कम से कम आपको कुछ भी नहीं आता, 50% आपको जनरल नॉलेज आता है।
आप उसको ये नहीं छोड़ बिल्कुल। सकते, ये नहीं कह सकते कि यार कल को ये जो 50% आता है ना, इसको भी पढ़ लेंगे साथ, उसको छोड़ दें। अब करना कैसे है? मैं पेपर 1 पकड़ता हूँ, नया पेपर है जी 2023 का आ गया पेपर, मैंने उसको पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा जी सबसे टॉप पे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शंदूर पास कहाँ पे है? मुझे नहीं पता शंदूर पास कहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उसको जो है ना वो सर्कल कर लेता हूँ, उसके नंबर को सर्कल मैं करता हूँ, तो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ कैसे करता हूँ। तो मैंने सर्कल हुँ, कर लिया जी रेड पेंसिल के साथ उसको। अच्छा नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन देखा, उसने पूछा जी कायदे-आज़म 25 कहाँ पैदा हुए? तो मुझे पता है जी कराची में पैदा हुए, मैंने कहा इसको तो ज़रूरत ही नहीं है दोबारा पढ़ने की, मैंने उसको छोड़ दिया, सर्कल नहीं किया उसको मैंने। नेक्स्ट मैंने देखा जी फातिमा जना के बारे में पूछा है कि वो किस प्रोफ़ेशन से उनका रिलेशन था, तो मुझे पता है जी कि वो डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, तो मैंने कहा ये तो मुझे वैसे ही पता है, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, आगे मैंने देखा है कि वो आइज़ से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ पूछ लेता है, तो मुझे पता है कि मुझे ये नहीं आता, अब मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ। अब जब आप इस तरह करते जाएँगे ना, तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएँगे और जब आप देखेंगे गिनना शुरू करेंगे 30-35% आपके रह जाएँगे, बाकी सारे आपको वैसे ही आते होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इनको आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, इनको ना पढ़ें, ये वो वैसे के वैसे रहेंगे। आपको पता है कि आपका नाम जो है वो हाफ़िज़ तनवीर है, तो ये हमेशा याद रहेगा, इसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको टाइम वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर। आप जितना टाइम यहाँ से बचता है, अब देखिए ना एक बंदे ने 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं कल को, एक बंदा 35 क्वेश्चन पढ़ के बैठ गया, उसको पता है मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो ठीक है, आप इस तरह करें। सर्कल करते जाएँ, जो नहीं बिल्कुल। आते उनको सर्कल करते जाएँ, बाकी को छोड़ दें। उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको टेंशन लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही आते हैं। आप 100 साल बाद भी पढ़ेंगे, वो आपको आते होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी बेस्ट रही मेरे लिए। अच्छा दूसरी चीज़ जो जिसने मुझे बहुत हेल्प की है और वो नहीं लोग करते और मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी रीज़न जो है फेलियर की वो यही है कि आपको मैंने अभी बताया ना आपको पहला क्वेश्चन आ गया जी शंदूर पास का। तो मैंने अब स्टार्ट किया हुआ है 2021 से स्टार्ट किया था मेबी। मेरे दोस्त हैं वक़ार साहब शायद मेबी साथ हैं। हम करते होते थे 4-4 5-5 घंटे लगातार हम जो है वो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, दोनों ही 2 बंदे ही सिर्फ़, ज़्यादा नहीं थे। तो हम करते होते थे। इस तरह करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल शंदूर पास आ गया जी, तो शंदूर पास हमने वो कर लिया कि शंदूर पास फलाँ जगह पे है, फलाँ-फलाँ को मिलाता है। अब हमने जो पासेस इसके अंदर है ना, जो टॉपिक है कि पास, अब पासेस को लिख लिया साइड पे हमने रजिस्टर के ऊपर। नेक्स्ट डे हमने वो पासेस पाकिस्तान के जितने हैं ना उनको याद कर लेना है। कौन-कौन से पासेस हुँ, हैं, किस-किस को मिलाते हैं, ये हमारा टॉपिक वैसे रेडी हो गया। एक क्वेश्चन आ गया जी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्मॉलेस्ट आपका प्लैनेट है वो कौन-सा है? तो हमें चलिए वो आंसर मिल गया कि फलाँ-फलाँ प्लैनेट जो वो स्मॉलर है। तो हमने उसको निकाल लिया, टॉपिक को निकाल लिया प्लैनेट्स ऑफ द वर्ल्ड या जी, कुछ भी लिख लिया। तो हम उसको प्लैनेट्स को कर लेते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो आप कर लेते हैं। अगर आप लास्ट 2 साल के ये कर लेते हैं ना, इस तरह करके मतलब टॉपिक वाइज़, ये नहीं ज़रूरी कि आप हर हर सवाल में से निकालना शुरू कर दें। जो आपको लगता है कि यार हाँ, ये हो सकता है कुछ इस तरह, तो आप उसको निकाल लें, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर प्रिंट ले लें, प्रिंटर रख लें अपने पास, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, लेकिन डेफ़िनेटली ये आपको कभी किसी सूरत नीचे नहीं गिरने देगा मेरिट से। बिल्कुल। और लोग पूछेंगे आपसे, सक्सेस पूछेंगे कि यार आपने कैसे किया है? एक सीट होगी तो डेफ़िनेटली आपकी एलोकेशन आपकी रिटर्न जो है वो पक्का है। बाकी एलोकेशन जो है वो इंटरव्यू के ऊपर है, उसके ऊपर कहीं बिल्कुल, बाद में बात करेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर स्पेशली एक रखें हम सेशन। अलग से इसको रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, इंटरव्यू के ऊपर और उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर भी वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इंटरव्यू के अंदर जो देखी जाती हैं, जो हम लोग उसके ऊपर वर्क नहीं करते। तो इस तरह करें। आपका रिटर्न जो है ना वो मैं श्योरिटी के साथ कह देता हूँ, ये आपका कभी गिरेगा नहीं, चाहे 1 सीट है, चाहे आधी सीट है, कुछ भी है, आप निकल जाएँगे अगर आपने वर्क किया हो। यही हार्ड वर्क है और इसी के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, "वमा रब्बुका बिज़ल्लाम लिल अबीद।" अल्लाह ताला किसी बंदे पर ज़ुल्म ही बेशक, नहीं करता। तो बिल्कुल। वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए अप्लाई कर दिया और मैं बड़ा मोहल्ले में बताता फिर रहा हूँ कि मैंने एफआईए में अप्लाई किया हुआ है, तो काम कुछ नहीं है। विगो आ रहा है, ये भी साथ हाँ बताएँ जी, वीगो आ रहा है, और तो बाद में काम पता है कि विगो हमें उठा के ले गया। तो काम करना पड़ेगा यार। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने की थी और थैंक यू सो मच सर का, इन्होंने मुझे जैसे गाइडेंस वो दी। नहीं हाफ़िज़ साहब इसमें मैं ऐड कर दूँ जैसे वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा इंसान के लिए सिर्फ़ वही कुछ है जिसकी हम कोशिश करते हैं। मैं जी, सिंपल बिल्कुल ऐसा। अपनी बात करूँ ज़ाहिर-सी जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी 2012 में, ₹400 डेली वेजेस थी। अब ज़ाहिर-सी बात है हम सूटेड बूटेड होके जाते थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हम 400 दिहाड़ीदार हैं।
तो जाहिर सी बात उसके बाद और जॉब्स हुई, फिर पीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गई। तो चीजों और अभी भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, अभी रुक तो नहीं गए कभी भी। अब जैसे हाफिज साहब ने बात की, अभी रिसेंटली जब मैं देख रहा था, आज 20 तारीख थी, पिछले महीने की 20 तारीख को रिजल्ट आया था असिस्टेंट डायरेक्टर एचक्यू का, एक सीट थी। ऐसे था हाफिज साहब, वो जी 54H था। तो जी अब उस बिल्कुल पे बिल्कुल। क्वालिफाई हो गया। अब जाहिर सी बात है उस सीट पे मैंने नहीं जाना, तो मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया। चलो मैंने कहा ये ना हो कि कहीं सिलेक्ट हो ही ना जाए, खुदा ना खास्ता, और फिर बेचारा कुछ जो बेचारा बाद में आएगा वो जलील होता फिरेगा। तो अब इसमें अब पूरा महीना गुजरा है, तो अब एक एक महीने में सक्सेसिवली 4 4 5 5 फेलियर भी देखी है। नॉट रिकमेंडेड हो रहे हैं, टेस्ट फेल हो रहा है, नॉट मैंडेट हो रहे हैं। मुझे याद है जब पीएमएस का इसमें, तो उसमें 3 महीने, तीन कंसेक्टिवली एक महीने में नॉट रिकमेंडेशन हो गई थी। तो ये चीजें बेयर करनी पड़ती हैं, आगे भी बढ़ना पड़ता है, पेन भी लेना पड़ता है। ठीक है, चलें। आज जो है वो काफी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव था। अब जो है वो जरा क्वेश्चन की तरफ से आते हैं, और मैं ताकि इसमें हम, हाफिज साहब और कोई बात है इसमें? नहीं सर, मेरी तरफ से फुल है, यही क्योंकि आज सोर्सेज काफी थे। टाइम जो है वो हमने ले लिया है बच्चों का जो है इनमें। तो इसमें अब इसमें माइक आपने जो है वो अनम्यूट इसमें मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपने 1 बाय 1 ही क्वेश्चन करना है। जो काफी इसमें क्वेश्चन है, इसमें हम 10 से 15 मिनट रखते हैं। सिंगल क्वेश्चन अबाउट जी कि ये बस ये किस्मत की बात आ जाती है शहबाज, ये किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया। अ, अच्छा, जो इस तरह से जो है ना सोशल वर्क, अब देखें मेरा सब्जेक्ट मैथ है, हाफिज साहब का कंप्यूटर है, ये किसी और का सब्जेक्ट है, वो सोशल वर्क पे कैसे बात कर सकता है? अगर सोशल वर्क आप पीएमएस का पूछ रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर किसी और दिन क्लास रखेंगे। और सब्जेक्ट वाइज है तो फिर आज के हवाले से जो था एकेडमिक फार्मूला कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये 2 3 बार मैंने मैसेज भी पढ़ा सब इंस्पेक्टर वाला, आप सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करें, जो भी फार्मूला होगा वो सबके लिए एक ही होगा। सेकेंडली जो है ज्योग्राफी के लिए सरफराज बाजवा की बुक अच्छी है, यहीं कहीं होगी, अब मुझे नजर नहीं आ रही। वो फिजिकल ज्योग्राफी की है। आप कॉन्टिनेंट वाइज कर लें, एशिया से स्टार्ट करें, ये भी इसमें चलाते जाएं। इसमें इकबाल आपका क्वेश्चन था, असद आपका क्वेश्चन, असद बताएं आप। हेलो सर। जी जी बताएं आप। सर मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। हाफिज साहब को बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा सर से ये पूछना था, इंसाइक्लोपीडिया कैंडी ये जरा मतलब क्लियर कर दें कौन सी पब्लिशर की हमने लेनी है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफिया का सर ने बताया, और दूसरा उसमें जो पोर्शन है बकिया वो भी हमें साथ करने चाहिए, या जस्ट ज्योग्राफिया वहां से कर लें तो ठीक है। जी थैंक यू सो मच यार। एक तो ये है कि आपने ज्योग्राफी का जो पोर्शन करना है, सॉरी इंसाइक्लोपीडिया का जो पोर्शन करना है उसमें ज्योग्राफी करना है। और वो कारवान की बुक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीके। एमसीक्यू बेस्ड, दो दो तरह की बुक्स हैं ये। एक तो एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो बुक है, और दूसरी जो है ना उसके अंदर उन्होंने कुछ इलैबोरेट करके लिखा हुआ है। तो आपने एमसीक्यूज, मेरे पास एमसीक्यूज है, मैंने उसको फॉलो किया था, आप देख लेंगे वो बेहतर लगती है। मैं वैसे कहूंगा कि आप एमसीक्यूज पढ़ें। जी बिल्कुल, और अहमद नजीब की। जी अहमद नजीब की, तो उसमें ज्योग्राफी टॉप पे करें। ज्योग्राफी उसमें पूछता है वो। आपने बिल्कुल। मुझे याद आ रहा चिंगपिंग डैम एक दफा पूछा था, पता नहीं किस पेपर में। तो बहुत सारे लोगों ने सर पे हाथ रख लिया था, यार ये चिंगपिंग डैम कहाँ पे आ गया। एक दोस्त था, कहता है यार मैंने चिंग देखा तो मैंने देखा है चाइना, तो चलो ठीक है लगा देते हैं, फिर चाइना देखी जाएगी। तो डेफिनेटली उसका आंसर चाइना ही था। तो चिंगपिंग वो उसमें लिखा हुआ है अहमद नजीब की बुक में कि ये कहाँ पे है, किस किस मुल्क का डैम है। तो ये वो चीजें हैं जो आप ज्योग्राफी वाली पोर्शन जो है ना वो आप यहाँ से करें, एमन नजीब से। तो डेफिनेटली आपका जो है ना वो ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। बाकी को क्या करें, बाकी में मैं जो करता होता हूँ, मैंने हमेशा किया विटामिन्स को साइंस के लिए। उसके बाद मैंने फ्रेजेस किए हैं, इसके अंदर फॉरेन फ्रेजेस भी हैं कुछ, वो कुछ इस तरह के जो था, क्या होते थे, डिनोवो जैसे था लफ्ज इस तरह जी का। सर। और इस तरह की चीज, वो फॉरेन फ्रेजेस आप उसमें देख लें। उसमें 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 डिजीज है, उसमें जनरल नॉलेज, सॉरी जनरल साइंस की, आप उसको चेक कर लें थोड़ा सा। ब्रांचेस ऑफ साइंस है, ये सारी उसमें दी हुई है अहमद नजीब में। तो ये साइंस वाला पोर्शन जो है ना वो भी कर लें इससे, और उसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन जो है उसको कर लें। बाकी अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली मेरा ख्याल आपके लिए बड़ा आसान होगा, एक दिन में कर लेंगे वो सारा। तो ये चीजें मैंने तो वहां से की थी तो एनसाइक्लोपीडिया सर से। यानी थारोली नहीं पढ़ना, यानी कि जो पोर्शन ये है तो इसी को वहां से कर लें, और मतलब। यार उसमें कुछ है, करेंसीज हैं और एयरपोर्ट्स हैं। ये मतलब जो आपको चीजें लगती हैं कि यार पेपर में पूछी जा रही हैं, वो देख लें, जी अच्छा लिखा हुआ है उसने इंसाइक्लोपीडिया, और बड़े लोग रिकमेंड करते हैं उसको, पीएमएस वाले खास तौर पर।
तो ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जज साहब थे एक हमारे गुजरात से, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी कि आपने बेटा ये पढ़नी है, मैंने पढ़ी थी। तो वो तो 2012 की बात है, उन्होंने पुराना पढ़ा था, तो उनको पता नहीं कि आप ट्रेंड जो है वो काफी अच्छा चेंज हो गया था। अच्छा, मैं हाफिज साहब इसमें एक ऐड करूं चीज, जो इसमें सुन रहे हैं, अभी आपने सुना हाफिज साहब ने क्या कहा है, 2012 में रिकमेंड की थी। बस आप हमारे सफर का अंदाजा यहाँ से लगा लें। नहीं, उन्होंने 2012 नहीं में रिकमेंड हुए थे वो। मतलब ये रिकमेंड, मतलब ये देखें, जो हमारा सफर होता है या जो भी इसमें आता है, जितने भी लोग आते हैं, अच्छा इसमें एक मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कि स्किप कर दें। स्किप देखें उस वक्त की जाती है जब आपके पास चीजें, बहुत सारे ऑप्शन हों। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है इकबाल, तो फिर क्या स्किप करेंगे आप? जी सर, स्किप तो करना ही नहीं है ना। हाँ बस ये लगे रहे। और कलीदे उर्दू जो है कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, इसमें आपने इडियम, हाफिज साहब ने बताया, इडियम कर लें, जुमलों की दुरुस्ती है, अल्फाज का तलफ्फुज है, आखिर पे पेपर दिए हुए हैं 20, जी सर, आपने वो मैंने एमसीक्यू अपने बेस अपनी करने हैं। उर्दू का पोर्शन वहां से किया था। मेरे सर 125 थे अनफॉर्चुनेटली तहसीलदार में। तो अभी देखें सर, लगे हुए हैं हाफिज साहब से आज तो बड़ा, और सर आपने जो सेशन किया ना, यकीन करें कि काफी जो टेंशन थी जहन में वो क्लियर हुई, और बहुत चले मतलब शुक्र है, यही इसका इंफॉर्मेटिव पर्पस है भी सर। यही था आज। जी सर, बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, जो उम्मीद है इंशाल्लाह, तो सर ये सेशन हमें याद रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाफिज साहब मुझे आज वो कांटेक्ट किया था जाहिद, आई थिंक सो सेकंड लास्ट हैं शायद, वो आए नहीं, उन्होंने आना था, तो मुझे उनका आइडिया नहीं था, नहीं है वो इस वक्त। तो वो भी बता, आपके साथ रिकमेंडेड हैं वो तहसीलदार में। तो देखें चीजें जो होती है स्ट्रगल सबको ही करनी पड़ती है। इवन असिस्टेंट में पीएमएस वाले आ रहे हैं, जो पीएमएस जिन्होंने क्वालिफाई किया था, एलोकेशन नहीं हुई, तो बहुत सारे फेलियर फेस करने के बाद सक्सेस मिलती है। वो इतना इजी आज के दौर, कभी भी इजी नहीं थी, ये नहीं कि आज के दौर में टफ थी, पहले भी ऐसे ही थे लोग, बहुत मेहनतें करते थे। सुन लें कहानियां आप, तो कहानी तो खैर उसको नहीं कहना चाहिए, उनकी स्ट्रगल सुन लें तो बंदा वो बस रोने को आ जाता है कि हमने किस तरह से देखा, कि किस तरह से वो चीजें की। आप प्रोफेसर हजरात के सुन लें तो एलिटिज्म तो सिर्फ 1% है, पहले भी एक था, आज भी एक है। तो हम मिडिल क्लास बंदे हैं, तो स्ट्रगल तो हमें करनी पड़ेगी। ऐसे ही हाफिज अब साहब, या इसमें जी घर हाँ, बैठे बिल्कुल। इसमें हो जाएंगी चीजें, हमें उठा के ले नहीं जाएंगे नहीं कि नौकरी कर लो, अल्लाह का वास्ता है। नहीं सर, आपके ऐसा नहीं बगैर होता, और ये डिपार्टमेंट नहीं रियलिटी चल है। रहा आपके बगैर। और उसके बाद सर एक और चीज है, अगर आपके पास गाइडेंस है, जो हमने कोशिश की है कि हम इनको दे दें सबको, और ये मुझे नहीं मिली थी यार, यकीन माने, इस गाइडेंस एग्जैक्टली की यही वजह से बात है। मुझे 3 साल लगे हैं। और अगर ये 3 साल में मुझे गाइडेंस मिल जाती ना, तो डेफिनेटली, बाकी अल्लाह ताला की जो उसका है, क्या कहते हैं उसको, तकसीम बस है, जो हो गया तो वो बेहतर है। हाँ वो बिल्कुल बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस हो, तो डेफिनेटली आपके पास जो है ना वो 1 साल होना चाहिए, 6 माह होने चाहिए, 7 माह। तो वो डेडिकेशन आपकी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो 6 माह में कर जाएंगे। यही सोर्सेज है, इनको याद करना, रात लगा लें, दिन लगा लें, दोपहर लगा दें, कुछ लगा दें, कर दें इनको। एक लास्ट पे और जाते जाते एक बात कर देता हूँ सर, हम्म कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल करना था ना, तो पूछा गया पहाड़ों से, जबल इल्ला बिल्कुल राइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। तो पहाड़ों से पूछा कि मैंने आपके ऊपर ना कुरान पाक को नाजिल करना है। तो पहाड़ों ने माजरत कर ली कि अल्लाह पाक, हम आपका नहीं, ये बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, रेजा रेजा हो जाएंगे, जबल इल्ला राइतहु, ये खौफ की वजह से हम जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगे। तो फिर किसके ऊपर नाजिल किया गया? इंसान के ऊपर। इंसान बिल्कुल। के ऊपर आप सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक को नाज़िल किया गया। उसमें उसमें एक, वो क्या कहते हैं, एक पॉइंट है कि पहाड़ों ने वो चीज बर्दाश्त नहीं की जो इंसान ने कर ली। मतलब इंसान में इसका मतलब कैपेसिटी ये है, हुआ, इंसान फेस कर सकता है। जी, इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो ज्यादा मजबूत है पहाड़ों से, अगर वो बिल्कुल मजबूत बनना चाहे तो यहाँ पे मजबूती के साथ इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तकामू, जो ईमान लाए और फिर उसके ऊपर कायम रहे। बिल्कुल। ईमान का मतलब ये है कि जिन्होंने मान लिया कि हमने पीपीएससी करना है, मतलब ये ईमान वही नहीं कि हमने ईमान लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, ठीक है, वो भी ईमान है। ईमान का मतलब है किसी चीज को मान लेना कि हमने इसको करना है, तो फिर उसके ऊपर कायम रहना। ये तो हर जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम मानते बेशक भी हैं इस चीज को। तो लेके जाएं बेशक। यार, इस्तिकामत लेके आए और उसके ऊपर फिर कायम रहें। तो 6 माह का बिल्कुल काम है सीरियसली। अगर हम मैंने पैसे लेने होते तो डेफिनेटली 6 माह का मैं पैसे ले लेता हाँ, बिल्कुल। तनवीर साहब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी एज कितनी है? तनवीर मेरी साहब की 30 सर पिक्चर हो लगी गई हुई है। है, तनवीर साहब की पिक्चर लगी हुई है, तो ये इसमें 30 हो गई है अब इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पीएमएस में।
तो जाहिर सी बात है, देखें सफर रुक, आज भी जब बात हमारी हो रही थी तो मैंने यही पूछा हाफिज साहब से, हाफिज साहब, मैंने कहा अब क्या इरादा था, हाफिज साहब कहते हैं पढ़ाई पे लगे हुए हैं। तो देखिए बैठे हुए नहीं है ऐसे ही हाफिज साहब, तो बिल्कुल बिल्कुल किताबें सर। अब भी हमारे पास हैं। तो जाहिर सी पता है, इवन अगर मैं 10 साल से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 10 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो मैं रुक तो नहीं गया कि इसमें जी बस ठीक है जी अब हो गया है तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये शहजाद साहब ये मैसेज कर रहे हैं, ये बहुत प्यारे इसमें है। तो अब ये इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, बहुत से जॉब होल्डर हैं। और इवन जब हम लास्ट टाइम सेशन हमारा था तो मेजोरिटी जॉब होल्डर्स की थी। तो हर कोई कहीं ना कहीं जो है वो जॉब कर रहा था, तो आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो ही आगे कुछ होगा, अदरवाइज तो जो स्टिग्नेंट तो फिर जो चीजें होती हैं वो खराब ही हो जाती हैं। एकेडमिक मार्क्स भी हाफिज साहब, जरा हाफिज साहब ने एक्सप्लेन किए थे कि पहले कितने बन रहे थे हाफिज साहब आपके? सर पहले मेरे 33 बन रहे थे, तो असिस्टेंट एसएन जीएडी में 33 है मेरे, और उसके बाद अब कम होके 27 रह गए हैं। बस तो देख लें, मैं और खुश हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह जो है वो सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो देखिए ये चीजें, इसको आप जो भी फार्मूला होगा वो सब पे लगना है। मेन मुद्दा आज का ये था, बाकी आप टेस्ट पे फोकस करें और मेनली इंटरव्यू पे फोकस करें। और इंटरव्यू पे देखिए, जब लास्ट टाइम भी जब इसमें जितने भी पास हुए हैं सब इंस्पेक्टर के या जो भी पहले थे, तो मैंने कभी नहीं कहा कि इंटरव्यू पे ऑनलाइन सेशन होगा। इंटरव्यू का हमेशा जो है वो इन पर्सन ही सेशन होता है, जहां भी ज्वाइन करें फिजिकल ज्वाइन करें, बिल्कुल ऑनलाइन ऐसा। कहीं भी ना करें। ऑनलाइन बिल्कुल फायदा नहीं है। गाइडलाइन क्या लेंगे आप? कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए अपने कम्युनिकेशन, ये तो हम बता देते हैं, सबको ही पता है इसका। ठीक है। इसका मुझे तो आइडिया नहीं है फराज, ये प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग का, चले मैं अगर पता होगा मैं पूछ के आपको बता दूंगा। इसमें आई थिंक सो जो है वो टेस्ट, इसमें एक दो, इसमें बल्कि काफी सारे जिन्होंने ये पास किए हुए हैं, तो मैं आपको उनसे पूछ के बता दूंगा। आज के सेशन के किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो इसमें करें। इसमें बहुत शुक्रगुजार हैं हाफिज साहब की, इतना लंबा चौड़ा टाइम दिया आपने। इट्स 11 o'clock, 11 बज चुके हैं। सर थैंक यू सो ठीक है। मच। ठीक है, इसमें हमारे लिए भी दुआ किया करें, आप सबके लिए बहुत सारी जो है। इसमें राशिद आपका क्वेश्चन जो है वो बताएं, जरा रिपीट करें। ये क्वेश्चन एक रहता था, बल्कि मैंने कहा था लास्ट पे मैं सर्च कर ले, तो ये दोबारा इसमें है तो आप मुझे कर दें। राशिद इसका क्वेश्चन आप मुझे मिल नहीं रहा आपका। ये है कि अच्छा मेरिट के हवाले से था, या आप इसमें अनम्यूट कर दें, आप अनम्यूट कर लें फिर इसमें ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाफिज साहब असल में चले एक लास्ट इसमें बता दें, जो बॉर्डर लाइन पे आके, यार ये सबका ही मसला होता है, बॉर्डर लाइन पे आके रुकने वाला, दो दो नंबर वाला, एक नंबर वाला। हाफिज साहब भी इसको कई बार फेस कर चुके हैं, मैं इसको फेस कर चुका हूँ। इसका क्या उसमें सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में तो प्रैक्टिस है और हार्ड वर्क है और ज्यादा मेहनत है। आप इसमें हाफिज साहब क्या कहेंगे? सर लास्ट पे जब 80 पे पहुंच जाते हैं और 82 पे हाँ, जब मेरिट बेटी बनता पे है। पहुंच गया, बिल्कुल वही इसमें बात हो रही है। जी, जी। मैं ना सर इसके बारे में छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ आपको, और फिर इसको एंड करते हैं। हम्म। मैंने, मेरा ख्याल है 2020 में शायद था, डिप्टी अकाउंटेंट का एक बिल्कुल। पेपर आया था। तो मुझे बड़ी सीट पसंद थी, और अकाउंट में जाना था या रेवेन्यू में, अल्लाह ताला ने दे दिया, चलें ये भी अच्छी हम्म। है। तो डिप्टी अकाउंटेंट का मेरा बड़ा अच्छा पेपर हुआ था। मुझे बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था कि आपका पेपर जो है वो आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो छोटे भाई ने देखा, कहता नहीं यार तुम्हारा नाम नहीं आया। मैं कहा नहीं नहीं यार देखो आया है, मुझे पता है डेफिनेटली आएगा। तो देखा नहीं आया। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ था उस वक्त, मेरा भी 2020 फेल की। हुआ था। आपका भी फेल हुआ था 5 जनवरी को हुआ था या 4 जनवरी को हुआ था। शायद में भी। तो मैंने फिर जो है ना काफी ज्यादा फेस किया था इस चीज को कि यार छोड़ देना चाहिए, पीपीएससी में रिश्वत चलती है, पीपीएससी में सिफारिश चलती है। 0.5 का डिफरेंस था, बिल्कुल एग्जैक्टली तब यही ख्याल आ रहे होते। खैर ये तो नहीं आया खैर इसमें, तो लेकिन आते ये हैं। चल ये चलता है क्योंकि सर उसमें प्रॉब्लम होती है ना, आपके पास जो आपकी सोसाइटी है ना, उसमें मेजोरिटी फेल होती है। जैसे तहसीलदार में देखिए तकरीबन 1 लाख बंदा, 1 लाख से ज्यादा जाहिर बंदा सी जो है वो बात है, फेल 1,02,000 कुछ फेल हुए होता है। उसमें। तो 68 उसमें लिए हैं। अब जो 1,02,000 है वो आपकी सोसाइटी है, वो आपको बताएंगे नहीं बिल्कुल। यार ये तहसीलदार भी ऐसे ही हो गए हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या कहता हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ पीपीएससी के चेयरमैन साहब का, जफर जफर साहब का, और उसके बाद नैयर साहब का। बिल्कुल मेरिट के ऊपर उन्होंने सिलेक्शन बिल्कुल की है। बिल्कुल अल्लाह एग्जैक्टली। ताला उनको लंबी उम्र दे और इज्जत दे। अच्छा, उसमें मैं डिसहार्ट हो गया था। मैंने सोचा था कि मैंने जो है ना वो छोड़ देना, कोई फायदा नहीं इसका, पीपीएससी का काम करता हूँ, कारोबार करता हूँ, जॉब लगी हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक है। बस। एमएस साहब पा रहे हैं। तो एक दोस्त थे मेरे सकलैन साहब, वो मुझे दोबारा ट्रैक के ऊपर लेके 8-10 दिन बाद,
कहते चलते हैं यार, हम गिलगित चलते हैं। हम गिलगित घूम के आए, उसके बाद वहां पे हमने प्लान बनाया कि हमने क्या करना है अब। तो माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया दोबारा फिर, और अल्लाह ताला ने जो है वो ये दे दिया। कहने बिल्कुल, का मतलब मतलब एक ये था, रेस्ट ले लें जी, थोड़ा सा, रेस्ट फिर ले इसको लें, स्टार्ट रेस्ट ले करें। लें। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि जब आप बहुत पास पहुंच जाते हैं ना, तो हमारी मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स है ना, जो दोस्त हैं, वो छोड़ जाते हैं। वो पास पहुंचे हुए लोग जो वापस आ जाते हैं कि नहीं यार, हम हमसे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, करप्शन है, ये वो है। यकीन करें, पीपीएससी का मुझे पहले का नहीं आइडिया, अब जो है पीपीएससी का इतना ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आप ये यकीन ही नहीं कर सकते कि यार करप्शन का कोई एलिमेंट हो सकता है। अगर करप्शन होती तो तहसीलदार से बड़ी सीट जो है पीपीएससी में मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये नहीं, तहसीलदार हमेशा देखें, डेफिनेटली अगर पहले भी होती रहे तो बहुत माइनर केसेस इसमें होते हैं, और माइनर। चलो ठीक है, इसमें अगर आ जाती है, हम सिस्टम की बात करें, लेकिन फिर भी माइनर ही रहता है, और पहले भी माइनर था, आज भी माइनर है। राना मून, जी आपने मैसेज किया हुआ, इसमें अब बिल्कुल आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आप तसल्ली रखें। राशिद, आपका ये क्वेश्चन हो गया है, इसमें कुछ आपको समझ आया? इसको हम कंक्लूड करते हैं। हाफिज साहब ने भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, मेरा तो कोई इशू नहीं है, खैर मैंने तो वैसे ही इसमें अरेंज करना था, लेकिन आज आप सबकी भी हिम्मत है कि आपने इतना सुना है हमें, तो ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। सब इंस्पेक्टर पे मेरिट अबाउट, हाफिज साहब को आइडिया, हाफिज साहब को मेरे ख्याल में आइडिया कोई होगा फैसलाबाद रीजन का? सर, फैसलाबाद में मैं अराउंड अबाउट 100 सीट्स हैं और 500 कैंडिडेट है फैसलाबाद में। नहीं शहजाद यार, आप तो पास हो, आपका, आपके लिए तो मेरा मेरा दिल कहता है आप तो हो जाओगे यार। ये जो शहजाद साहब हैं, इनसे मेरा इंटरेक्शन है, बड़ी अच्छी इनकी कम्युनिकेशन है, आवाज इनकी अच्छी है, आवाज सब इंस्पेक्टर एसएचओ वाली है। तो मुझे हाँ लगता है कि बिल्कुल, ये हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, और हमारे लिए भी दुआ किया करें, आप सबके लिए भी, जब भी कोई इशू हो तो इसमें हम आपको फैसिलिटेट करते रहेंगे जितना पॉसिबल होगा, उससे भी बढ़कर जो है वो इसमें करते रहेंगे। और आप सब अपना